अध्याय 21। एक नवोन्मेषी विचार। नहीं, ऐसा नहीं है। जी शियाओक्सी ने झट से अपनी नजरें हटा ली। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने सुंदर हो। पानी में रहते हुए उसे शर्मा रही थी, इसलिए उसने उसे ठीक से नहीं देखा था और अब जाकर उसे आखिरकार उसकी शक्ल सूरत की एक झलक मिली। बिल्कुल, मेरे गृहनगर में मेरे परिवार और दोस्तों ने मुझे सेनेलिटन का डेनियल वू उपनाम दिया था। जुआन एक खूबसूरत महिला द्वारा इस तरह सम्मानित किए जाने से बेहद प्रसन्न था। जब चेंग शॉपिंग ने बताया कि चू वंश की प्रथम कुमारी ने उसके रूप रंग के कारण उसे अपना जीवन साथी चुना है, तो उसने सोचा कि यह केवल चापलूसी है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में उसके रूप रंग को वाकई असाधारण माना जाता है। 1. डेनियल वू कौन है? जी शियाओक्सी ने उलझन में पूछा। अरे, वो मेरे वतन के सबसे खूबसूरत आदमियों में से एक है, जुआन ने जवाब दिया और अपने पुराने दिनों की यादों में खो गया। उसे अपना मोबाइल और इंटरनेट की बहुत याद आ रही थी और कुछ न करने की बोरियत उसे बेहद सता रही थी। ओह, जी शियाओक्सी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अचानक उसने कहा, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। अरे, ऐसा क्यों? जुआन अचंभित था। हालांकि वह युवती थोड़ी भोली थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अगर वह अभी उसके खिलाफ हो जाती, तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी। तुमने कहा था कि एस्ट्रिप भेड़िए तुम्हारा पीछा कर रहे थे और घबराहट में तुम पानी में गिर गई। लेकिन इस इलाके में एस्ट्रिप भेड़ियों के कोई निशान नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे कपड़े नदी किनारे करीने से तह करके रखे हुए हैं, जिसका मतलब है कि पानी में उतरते समय तुम बिल्कुल शांत थी। स्थिति तुम्हारे बताए अनुसार बिल्कुल अलग है, जी शियाओक्सी ने जमीन पर बने निशानों की ओर इशारा करते हुए कहा। वह भोली थी, पर मूर्ख नहीं। जुआन शर्मिंदगी से हंस पड़ी। हालांकि उनके बीच हुई बातचीत से उसे उसके व्यक्तित्व की अच्छी समझ हो गई थी। उसने जल्दी से समझाया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम गलत समझोगी, खासकर उस स्थिति को देखते हुए जिसमें हम थे। इसीलिए मैंने ऐसी कहानी गढ़ी। हालांकि ये सच है कि मैं बेहोश हो गया था और पानी के बहाव में बह गया था। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैंने इस बारे में झूठ नहीं बोला था। क्या सच में? जी शियाओक्सी ने उसे सिर से पैर तक संदेह भरी निगाहों से देखा। वैसे तो तुम बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हो, मुझे तो तुम बीमार नहीं लग रहे। अपना हाथ दो। क्या? जुआन थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसके हाव भाव ऐसे थे कि मना करना मुश्किल था। उसने आज्ञाकारी भाव से अपना हाथ आगे बढ़ाया। 3 बर्फीली उंगलियां उसकी कलाई पर पड़ी और उसी क्षण जी शियाओक्सी एक अलग ही इंसान में बदल गई। उसकी कोमल स्नेहता अप्रत्याशित कठोरता में परिवर्तित हो गई। जुआन जैसी बातूनी भी उसे टोकने के डर से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मैं समझ गई, वाकई आपकी इन नाड़ी के सागर में कुछ समस्या है। जी शियाओक्सी ने अपनी उंगलियां पीछे खींच ली। उसके प्रति उसकी सतर्कता कम हो गई, उसकी जगह दया भाव ने ले लिया। मुझे खेद है कि मेरे पास आपका इलाज करने का कौशल नहीं है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पिता ये कर सकते हैं। उस युवती को सहानुभूति से अपने शरीर के निचले हिस्से को घूरते देख जुआन की आंखों में आंसू भर आए। भला कौन सा पुरुष किसी स्त्री के सामने अपनी कमजोरी दिखाना चाहेगा? वह उसे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन अब जब उसने उसकी हालत देख ली थी, कितना शर्मनाक। जुआन को इतनी आज्ञाकारी होकर अपना हाथ उसे सौंपने का पछतावा हुआ। लेकिन भला उसे कैसे पता चलता कि यह युवती वास्तव में इतनी कुशल चिकित्सक है? एक पल रुके, उनका उपनाम जी है और वे चिकित्सा में भी निपुण है। यह महज संयोग तो नहीं हो सकता है ना? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पिता कौन है? जी शियाओक्सी ने प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पिताजी डेंगटू हैं। वे ब्राइटन मून शहर में काफी मशहूर हैं, इसलिए शायद आपने उनके बारे में सुना होगा। वह उनके बारे में पहले तो आश्वस्त नहीं थी, लेकिन उनकी बीमारी के बारे में जानने के बाद उसने अपनी शंका दूर कर ली। पहले जो झांकने की घटना हुई थी, वह शायद एक अनचाहा संयोग ही था। आह, दिव्य चिकित्सक जी, मैंने उनके बारे में सुना है, जुआन ने उत्तर दिया। उसने सोचा कि वह उसे बताए कि दिव्य चिकित्सक जी के कार्य के कारण वह यहाँ आया है, लेकिन फिर उसने यह विचार छोड़ दिया। उसकी अनमने नजर को बीमारी को लेकर चिंता समझकर उसने तुरंत उसे दिलासा दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर ले जाकर अपने पिता से मिलवाऊंगी। उनके पास तुम्हारा इलाज करने का कोई तरीका जरूर होगा, लेकिन मुझे अभी भी गौबाव इकट्ठा करने हैं। जुआन को जी शियाओक्सी की मदद की पेशकश पर संदेह था। उसने देखा था कि दिव्य चिकित्सक जी पैसे के कितने लालची थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी को नीचा दिखाने में भी संकोच नहीं किया था। अगर वह काम पूरा नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा उसकी मदद किए जाने की संभावना बहुत कम थी। जी शियाओक्सी उसकी बातों पर हिचकिचाई, लेकिन आपकी ताकत को देखते हुए मुझे डर है कि। उसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट था, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी ताकत सचमुच बेकार है। जुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी इस मामले से परेशान थी, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे इसका हल मिल गया। मुझसे मिलने के बाद? जी शियाओक्सी असमंजस में दिखी, लेकिन मैं तो अभी तीसरे दर्जे पर ही हूँ। अगर मैं अजगर के मल का इस्तेमाल करूँ, तो वो एस्ट्रिप भेड़िए मुझसे जितना हो सके दूर ही रहेंगे। जहाँ तक बेहोशी की दवा की बात है, तो मैंने उसे पागल लाल आंखों वाले गेंडे से निपटने में पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया था। जुआन के लिए इस युवती का इतने समय तक जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने बिना किसी झिझक के अपने सारे तुरुप के पत्ते एक अजनबी को सौंप दिए थे। क्या उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि वह एक बुरा इंसान हो सकता है? शायद उसे लगा होगा कि उसे ऐसे व्यक्ति से खुद को बचाने की कोई जरूरत नहीं है जो इस स्थिति से पीड़ित हो। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही सुलझा लूंगी, जुआन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुमने पहले बताया था कि पागल लाल आंखों वाला गेंडा बहुत आक्रामक होता है। जी हाँ, जी शियाओक्सी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। तुम पागल लाल आंखों वाले गेंडे का इस्तेमाल उन एस्ट्रिप भेड़ियों से निपटने के लिए करने वाले हो। हालांकि पागल लाल आंखों वाले गेंडे की चमड़ी मोटी है, फिर भी वह उन एस्ट्रिप भेड़ियों से बहुत धीमा है। उसके लिए उन्हें मारना मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, एस्ट्रिप भेड़ियों का सरदार तीसरे दर्जे का हो चुका है। असली लड़ाई में मुझे डर है कि पागल लाल आंखों वाला गेंडा उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेरे मन में एक विचार है, जुआन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह नदी के किनारे किनारे चलने लगा। जी शियाओक्सी भी असमंजस में डूबी हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। वे उस जगह लौट आए जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी और उन्होंने देखा कि पागल लाल आंखों वाला गेंडा जागने लगा था। हालांकि जी शियाओक्सी की बेहोशी की दवा बहुत असरदार थी, लेकिन उसने जितनी मात्रा का इस्तेमाल किया था, वह उस विशालकाय जानवर को लंबे समय तक बेहोश रखने के लिए काफी नहीं थी। जुआन ने झट से जी शियाओक्सी की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपके पास रुमाल है?
हाँ, जी शियाओक्सी ने एक साफ सफेद रुमाल निकाला और उसे दे दिया। उसमें हल्की सी ऑर्किड की खुशबू थी। जुआन हिचकिचाए, क्या आपके पास कोई इस्तेमाल किया हुआ है? इसे गंदा करना अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में धो लूंगी। जी शियाओक्सी ने लापरवाही से हाथ हिलाया। जुआन को शक था कि काम खत्म होने के बाद वह उसे छूना भी चाहेगी या नहीं, इसलिए उसने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक रुमाल दूंगा। शहर वापस पहुंचने पर मैं तुम्हें एक नया रुमाल खरीद दूंगा। इसके साथ ही उसने जहरीला कांटा निकाला और उसे रुमाल से कसकर लपेट दिया, जिससे उसका सिरा बाहर निकला रहे। जी शियाओक्सी अभी भी असमंजस में थी। तुम क्या करने वाले हो? पीछे हट जाओ, जुआन ने बिना कुछ समझाए कहा। जी शियाओक्सी की सुरक्षित दूरी पर पहुंचने का आश्वासन देने के बाद वह पागल लाल आंखों वाले गेंडे के पास गया। उसने एक हाथ से जानवर की पूंछ पकड़ी और दूसरे हाथ से पूरी कतार मूठ समेत गेंडे के पिछले हिस्से में घुसा दी। गेंडे ने मदहोशी भरी गुस्से में जोर से रैंक किया। आपने क्रेजी रेड आइड राइनो को सफलतापूर्वक ट्रोल कर 2 रेज पॉइंट हासिल कर लिए हैं। 2 जुआन हैरान थी। शायद इन जंगली जानवरों में बुद्धि की कमी थी और इसीलिए वे मनुष्यों की तुलना में बहुत कम क्रोध उत्पन्न करते थे। अचानक किसी बाहरी वस्तु के पिछले हिस्से में घुस जाने से लाल आंखों वाला पागल गेंडा पूरी तरह जाग गया। वह खड़ा हुआ और पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना भारी था कि वह असहज महसूस कर रहा था। वह एक छोटे से घेरे में घुमा, लेकिन समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था। उसे एक सीटी की आवाज सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा तो एक इंसान उसे देखकर पागलों की तरह हाथ हिला रहा था। इससे वह प्राणी क्रोधित हो उठा। जरूर वही बेशर्म अपराधी होगा जिसने उसकी पीठ के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की थी। उसकी आंखें और भी लाल होती गईं और उसने अपनी नाक से सफेद धुएं का एक झोंका निकाला। उसने अपना सिर नीचे किया और एक उन्मादी बैल की तरह हमला कर दिया। गेंडे की आक्रामकता को सफलतापूर्वक आकर्षित करने के बाद जुआन दुम दबाकर भाग गई। दूर से जी शियाओक्सी ने मानव और गेंडे के बीच हो रही इस दौड़ को हैरानी भरे भाव से देखा। क्या यही उसका इरादा है? ये तो घिनौना लगता है। जुआन की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर वह उनके पीछे दौड़ी। सौभाग्यवश यद्यपि लाल आंखों वाला गेंडा चौथे स्थान पर था, फिर भी उसकी धीमी गति ने उसके भारी शरीर और शक्तिशाली रक्षा तंत्र की भरपाई कर दी। अधिकतम प्रयास करने पर भी वह जुआन से दूरी कम नहीं कर पाया। पीछा करते करते वो वुल्फ वैली की सीमा तक पहुंच गया। घाटी के प्रवेश द्वार पर ही पागल लाल आंखों वाला गेंडा अचानक रुक गया। ये भांपते हुए कि वह सिर्फ भेड़ियों के इलाके में प्रवेश करने वाला है, वह सहज रूप से हिचकिचाया। ये देखकर जुआन ने पलटकर चिल्लाते हुए कहा, अरे बड़े बेवकूफ, अपनी पिटाई खाकर कैसा लग रहा है? क्या बदला नहीं लेना चाहते? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जैसे निकम्मे को जन्म देकर अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। पागल लाल आंखों वाले गेंडे को इंसानी भाषा समझ नहीं आती थी, लेकिन वह ताना भांप लेता था। उसे पहले हुए अपमानजनक हमले की याद आ गई और वह गुस्से से जलती आंखों के साथ एक बार फिर आगे बढ़ा। सिर्फ भेड़ियों की परवाह कौन करता है? मेरी त्वचा बेहद मजबूत है। वे घटिया कुत्ते और उनके कमजोर काटने से मुझे कुछ नहीं होता। आपने रेड आइस क्रेजी राइनो को सफलतापूर्वक ट्रोल कर 2 रेज पॉइंट हासिल कर लिए हैं। 2 अहंकारी हंसी हंसते हुए जुआन उसे सीधे असरफ भेड़ियों के मान की ओर ले गया। असरफ भेड़िए अपना भोजन समाप्त करने के बाद अपनी मान में आलस कर रहे थे। ये बड़े दुख की बात थी कि वह इंसान इतना दुबला पतला था। उनके 100 भेड़िए भाइयों के बीच बांटने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। भूख लगना दुनिया की सबसे बुरी अनुभूति नहीं थी, लेकिन भूख से बेहाल होने पर सिर्फ एक छोटा सा निवाला मिलना वह सबसे बुरा था। वह एक टुकड़ा ही अभाव की अनुभूति को और बढ़ा देता था। अचानक असरफ भेड़ियों के सरदार के कान खड़े हो गए। उसने जमीन में एक हल्का कंपन महसूस किया। क्या कोई विशालकाय जीव उनके इलाके में घुसने की हिम्मत कर रहा था? आओ, झुंड के नेता ने अपने झुंड को बुलाया और घुसपैठिए से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। यह क्या है? एक और इंसान। झुंड का सरदार इंसानों के इस दुस्साहसी व्यवहार से अचंभित था। हालांकि वह अपने दरवाजे पर परोसे गए मुफ्त भोजन को ठुकराने वाला नहीं था। उसने भौंकते हुए अपने साथियों को उस इंसान को घेरने का आदेश दिया। एस्ट्रिप भेड़ियों को हमला करने के लिए तैयार देखकर जुआन घुमा और उसी रास्ते से वापस भाग गया। पीछा कर रहे गेंडे को पीछे छोड़ते हुए वह भेड़ियों की घाटी से बाहर निकल गया। लाल आंखों वाला पागल गेंडा अपने विशालकाय शरीर के कारण ऐसा करने में फुर्तीला नहीं था। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और सीधे एस्ट्रिप भेड़ियों की मांद में जा घुसा। विशालकाय गेंडे के अचानक प्रकट होने से एस्ट्रिप भेड़िए चौंक गए। वे प्रभाव से बचने के लिए हड़बड़ी में इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुछ भेड़िए धीमे पड़ गए और गेंडे के भारी भरकम शरीर के नीचे कुचल गए। एस्ट्रिप भेड़ियों के झुंड का सरदार इस घुसपैठ से बेहद क्रोधित था। अगर ये 5वें दर्जे का जानवर होता तो वह अपना गुस्सा दबाकर इसे बर्दाश्त कर लेता, लेकिन यह गेंडा तो सिर्फ 4थे दर्जे का था और ऊपर से बेवकूफ और अनाड़ी भी था। ऐसे दुश्मन से डरने का तो सवाल ही नहीं उठता। आओ, सरदार ने तुरंत अपने झुंड को आदेश दिया कि उस इंसान को छोड़ दें और गेंडे पर ध्यान केंद्रित करें। वह इंसान तो बस हड्डियों का ढांचा था, लेकिन इस गेंडे को मार गिराने से उन्हें कम से कम 10 दिनों तक भोजन मिल जाता। शिकार का चुनाव स्पष्ट था। एस्ट्रिप भेड़ियों का झुंड पागल लाल आंखों वाले गेंडे पर टूट पड़ा और उसके पिछले हिस्से पर हमला कर दिया। कुछ अधिक साहसी भेड़िए उसकी पीठ पर कूद पड़े और अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। लाल आंखों वाले गेंडे की मोटी खाल को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। भेड़ियों ने उसे काटते हुए लगभग अपने दांत को दिए, लेकिन एक खरोंच तक नहीं आई। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन इन आक्रामक भेड़ियों के हमलों ने उस विशालकाय जानवर को और भी क्रोधित कर दिया। उसने उन्हें उठाकर फेंक दिया और उनका पीछा करते हुए उनके शरीर को कुचल दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी जीत पर गर्व से मुस्कुरा रहा हो और भेड़ियों का मजाक उड़ा रहा हो कि वे अपनी हद नहीं जानते। इस गुस्ताखी ने असरफ भेड़ियों के सरदार को क्रोधित कर दिया। उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और अपने झुंड के सदस्यों की ओर एक भयानक दहाड़ लगाई। क्या तुम सब बेवकूफ हो? क्या तुम हमारी खासियत भूल गए हो? उसकी बैंड बजा दो। 1. डैनियल वू को 1990-2000 के दशक में चीन के सबसे आकर्षक पुरुष सितारों में से एक माना जाता था, शायद टॉम क्रूज के चीनी समकक्ष। सेनेलिटुन चीन का एक पॉश इलाका है जहां लोकप्रिय बार और शॉपिंग मॉल हैं। अध्याय 22, इसके मल में जहर है। आदेश मिलते ही असरफ भेड़िए होश में आ गए और उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। कुछ भेड़िए पागल लाल आंखों वाले गेंडे का ध्यान भटकाने के लिए आगे ही रहे, जबकि बाकी झुंड ने उसके पीछे से घेरा बनाकर उसके पिछले हिस्से पर हमला कर दिया।
लाल आंखों वाला पागल गेंडा गुस्से से आग बबूला हो गया। आज सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? गेंडे की खाल तांबे जैसी सख्त थी, जिसे भेड़ियों के दांत भेदना नामुमकिन था, लेकिन ये सुरक्षा उसके पिछले हिस्से तक नहीं पहुंचती थी। उसके शरीर का सबसे नर्म हिस्सा उसका पिछवाड़ा था। पागल गेंडे ने घिनौने भेड़ियों को टक्कर मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन फुर्तीले स्ट्रिप भेड़ियों के मुकाबले वह बहुत धीमा था। हर बार जब उसने हमला किया तो भेड़िए बस दूर हट गए। दर्जनों कोशिशों के बाद वह बुरी तरह हौंफने लगा और अत्यधिक परिश्रम से उसका सिर चकराने लगा। भेड़ियों ने जवाबी हमला करने का मौका लपक लिया, अपने खोजी हमलों को रोक दिया और पागल गेंडे के पिछले हिस्से पर टूट पड़े। बड़ा जानवर घबरा गया। मुझे इस मनहूस जगह पर नहीं आना चाहिए था। ये सब उस मनहूस इंसान की गलती है। आपने रेड आइस क्रेजी राइनो को सफलतापूर्वक ट्रोल कर 2 रेज पॉइंट हासिल कर लिए हैं। 2 भयंकर क्रोध के बावजूद आवश्यकता पड़ने पर भागने में उसने जरा भी संकोच नहीं किया। वह तुरंत मुड़ा और भेड़ियों की मांद के द्वार की ओर दौड़ पड़ा। भेड़िए उसका रास्ता रोकने के लिए दौड़ पड़े। ये भरपूर भोजन सीधे उनके दरवाजे पर पहुंचा दिया गया था और वे इसे किसी भी कीमत पर भागने नहीं दे सकते थे। एक ढलान की चोटी से देखते हुए जी शियाओक्सी को बेचारे गेंडे पर दया आ रही थी। पागल लाल आंखों वाला गेंडा असरफ भेड़ियों के सामने बहुत कमजोर स्थिति में है। अगर कोई और जंगली जानवर होता जिसमें आक्रमण करने की अधिक क्षमता और फुर्ती होती तो असरफ भेड़िए उसका मुकाबला नहीं कर पाते। क्या उस पागल गेंडे ने तुम्हें पहले परेशान नहीं किया था? मैं तुम्हारा बदला ले लूंगी। झूठ जुआन के होठों से आसानी से निकल गया। लेकिन ये तो बहुत दयनीय है, जी शियाओक्सी ने हैरानी से कहा। लगता है ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। क्या हमें इसे बचाना चाहिए? जुआन ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वह कुछ न कर सके। जी शियाओक्सी में वाकई बहुत ज्यादा सहानुभूति है। भविष्य में उसका जरूर फायदा उठाया जाएगा। और वाह, उसका हाथ कितना कोमल है। चिंता मत करो, यह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। बस देखते रहो। जी शियाओक्सी को जुआन की कही बात पर संदेह था, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। उसकी हैरानी की बात यह थी कि कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। एक असाधारण रूप से मजबूत भेड़िए को आखिरकार लाल आंखों वाले गेंडे के पिछले हिस्से पर हमला करने का मौका मिल गया। अपनी सफलता से उत्साहित होकर वह अन्य शिकारों की तरह ही उसकी आंतें फाड़ने के लिए तैयार हो गया। अचानक भेड़िए का शरीर कांप उठा और वह बिल्कुल स्थिर होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक दूसरा भेड़िया भी उसके पीछे आया और उसका भी वही हाल हुआ। फिर तीसरा और फिर चौथा। अल्पविराम 20 से अधिक असरफ भेड़ियों की मौत के बाद ही झुंड को आखिरकार कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वे पागल लाल आंखों वाले गेंडे से डरकर पीछे हट गए। वे एक दूसरे पर भौंकते और चिल्लाते रहे। क्या चल रहा है? मुझे भी नहीं पता। मुझे पता है। क्या उस आदमी का मल विषैला है? एसिड भेड़ियों के झुंड का सरदार गुस्से से आग बबूला हो गया। सोचो, हमने सालों में कितना कुछ खाया है। हमें पहले कभी जहर दिया गया है क्या? उस बड़े बेवकूफ के पास जरूर कोई ऐसी क्षमता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। सब लोग सावधान रहें। इससे बाकी झुंड शांत हो गया। ये बात समझ से परे थी कि किसी जीवित प्राणी का मल विषैला हो सकता है। अगर ऐसा होता तो वे कभी भी सफल शिकार नहीं कर पाते। उस पागल लाल आंखों वाले गेंडे ने भी इस अप्रत्याशित घटना को देखा। क्या मेरी गांड में कोई रहस्यमयी शक्ति है? माँ ने मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? यह महसूस करते हुए कि कभी घमंडी रहे असरफ भेड़िए अब उससे दूर भाग रहे हैं, पागल लाल आंखों वाले गेंडे ने अपनी रक्षात्मक मुद्रा ढीली कर दी और भेड़ियों के झुंड को चिढ़ाते हुए अपने नितंब हिलाए। मानो वह चिल्ला रहा हो, हिम्मत है तो आकर मेरे नितंब का स्वाद चखो। जुआ ने उस लाल आंखों वाले गेंडे के बेशर्म प्रदर्शन पर हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि यह इतना अभद्र व्यवहार करेगा। दूसरी ओर जी शियाओक्सी का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। उसकी जैसी शर्मीली महिला के लिए यह बहुत ज्यादा था। उसने अपनी नजरें हटा ली, लेकिन अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सकी। तुमने ये कैसे किया? क्या वह खंजर था? जुआ ने सिर हिलाया। मैंने खंजर की धार पर एक घातक जहर लगाया था। जब असरफ भेड़ियों ने पागल गेंडे के पिछले हिस्से पर काटा तो धार से उन्हें हल्का सा घाव हो गया और वे जहरीले हो गए। वह जहरीले चुभन के पीछे का असली रहस्य उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इसके बजाय एक विश्वसनीय बहाना बना लिया। मैं समझ गई। जी शियाओक्सी ने सिर हिलाया। ये तर्कसंगत लग रहा था, लेकिन वह सोच रही थी कि आखिर कौन सा जहर इतने लंबे समय तक असरदार रह सकता है। आखिर एक खंजर की नोक पर कितना जहर लगाया जा सकता है? चाहे जहर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उससे 20 से अधिक असरफ भेड़ियों को मारना संभव नहीं होना चाहिए था। वुल्फ वैली में पागल लाल आंखों वाले गेंडे की उकसाहट पर असरफ भेड़िए बेकाबू हो गए थे। एक के बाद एक वे उसकी पूंछ में अपने दांत गड़ाने के लिए आगे बढ़े और हर बार बेचारा भेड़िया जहरीले कांटों के दंत का शिकार होता। युद्ध क्षेत्र असरफ भेड़ियों के शवों से भर गया था। ओह, जब उस अजीबोगरीब चीज को उसके पिछले हिस्से में ठूंसा गया था तो उस पागल लाल आंखों वाले गेंडे को बहुत दर्द हुआ था। हालांकि धीरे धीरे उसे उस दखलंदाजी की आदत पड़ गई और दर्द कम हो गया। अब जब भी उस भेड़िए उस चीज को काटते तो वह कंपन करती और गेंडे के शरीर में आनंद की लहर दौड़ जाती। उसके सामने अनुभवों का एक बिल्कुल नया द्वार खुल रहा था। एस्ट्रिक वुल्फ्स ने घबराहट भरी चीखों के जरिए एक दूसरे से संवाद करते हुए दूसरी बार पीछे हट गए। उस आदमी का मल सचमुच विषैला है। भला मल में जहर कैसे हो सकता है? क्या आप पिछले 1000 वर्षों से हमारे कबीले के अनुभव और परंपराओं को नकार रहे हैं? वह तो झुंड का सरदार था। तो फिर आप जाकर इसका स्वाद क्यों नहीं चख लेते? यह उस भेड़िए का मांस था जिसका आकार लगभग झुंड के सरदार के बराबर था। दोनों भेड़िए आपस में कभी नहीं लड़ते थे। ठीक है, मैं चलता हूँ। झुंड के सरदार को पता था कि यह भेड़िया उसकी जगह हथियाना चाहता है। उसने झुंड के अन्य सदस्यों में व्याप्त भय को भी भांप लिया था और जानता था कि जल्द ही वह झुंड का सम्मान खो देगा। उसे स्वयं कार्रवाई करके झुंड के सरदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करनी थी और अपने नेतृत्व में उनका विश्वास पुनः स्थापित करना था। लाल आंखों वाले उस पागल गेंडे के पीछे घात लगाए बैठे गेंडे को मौका मिला और वह बिजली की रफ्तार से झपटा। यही अंत था। ठीक वैसे ही जैसे पहले अनगिनत बार हो चुका था, वह इस शापित गेंडे की आंतें निकालकर उसका अंत कर देगा। जब झुंड का सरदार हमले के बीच हवा में लटका हुआ था, तभी गेंडा अकड़ गया। लंबे और भीषण संघर्ष के कारण उसके पेट में दुर्गंधयुक्त गैसें जमा हो गई थी। उसके पिछले हिस्से में फंसी रुकावट ने अब तक उन्हें बाहर निकलने से रोक रखा था, लेकिन अब दबाव असहनीय हो गया था। गेंडे ने अपने पेट में ऐंठन महसूस की, जिसके बाद कपड़े के फटने जैसी आवाज आई। उसके पिछले हिस्से से एक जोरदार गड़गड़ाहट भरी गैस निकली, जिससे भारी मात्रा में मल, साथ ही अंदर फंसा हुआ बदबूदार खंजर भी हवा में उड़ गया। एस्ट्रिक वुल्फ्स का सरदार बुरी तरह से मल से लथपथ हो गया।
क्रोधित होकर उसने एक और विनाशकारी हमला करने की तैयारी की, लेकिन अचानक उसका शरीर अकड़ गया और वह जमीन पर गिरकर मर गया। हालांकि खंजर इतनी ताकत से नहीं मारा गया था कि उससे जानलेवा घाव हो सके, लेकिन रास्ते में वह भेड़िए के चेहरे पर खरोंच जरूर लगा गया था। इतना खरोंच ही उसे मारने के लिए काफी था। आपने असरिफ वुल्फ किंग को ट्रोल करके 10 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। दर्द से कराहते भेड़ियों की गर्जना गूंज उठी। इसका मन सचमुच विषैला है। हमारे राजा की मृत्यु मलमूट से हुई। बाकी सभी असरिफ भेड़िए बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने लड़ने की इच्छा खो दी और तितर बितर होकर पहाड़ी जंगल की ओर भाग गए। पागल लाल आंखों वाले गेंडे ने अपना सिर हिलाया। उसे पूरी तरह समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था, लेकिन असरिफ भेड़ियों के दांतों और पंजों से मौत के मुंह से बाल बाल बचने के अनुभव ने उसे बुरी तरह हिला दिया था। वह लड़खड़ाते हुए पैरों से दूर चला गया। उसका उस इंसान को ढूंढकर बदला लेने का कोई इरादा नहीं था जिसने ये सब शुरू किया था। इसके साथ ही घाटी में शांति लौट आई। जुआन ढलान से नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति था। नीचे पहुंचकर उसने अपनी बाहें फैलाकर ऊपर पुकारा, शाओक्सी, सावधान रहना, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जी शाओक्सी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने हवा में छलांग लगाई और घाटी की सतह पर बड़ी खूबसूरती से उतरी। ये प्रदर्शन जुआन के पहले के प्रदर्शन से कहीं अधिक शानदार था। जुआन को याद आया कि जी शाओक्सी की साधना उससे कहीं अधिक थी और उसने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाया। वह विषैले कांटे को लेने के लिए युद्ध क्षेत्र के मध्य की ओर तेजी से बढ़ा। सौभाग्यवश उस पागल लाल आंखों वाले गेंडे ने खंजर पर अपनी पकड़ छोड़ दी थी। इससे उसे खंजर वापस लेने के लिए उसे बेहोश करने के लिए जहर की बोतल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। उफ, ये बदबू! हालांकि उस विषैले कांटे को रुमाल में लपेटा गया था, फिर भी उसे दुर्गंध आ रही थी। जुआन ने अपनी पानी की बोतल निकाली और उसे बार बार धोया। अंत में उसे अपने पास रख लिया। जी शाओक्सी ये देखना चाहती थी कि खंजर पर किस प्रकार का घातक विष लगा है, लेकिन शर्मिंदगी के कारण वह पूछ नहीं पाई। उसने जुआन को बिना कुछ कहे खंजर रखने दिया। उसकी राय में इस दुनिया में जीवित रहने के लिए हर किसी के अपने रहस्य होते हैं और ऐसे निजी मामले के बारे में पूछना थोड़ा असंवेदनशील लगता था। जुआन ने उसकी झिझक को कुछ और ही समझ लिया। उसने धीरे से रुमाल को एक कोने से उठाया और उसे देते हुए कहा, लो, मैं इसे तुम्हें वापस दे रहा हूँ। तुम इसे धोकर देख लो कि यह अब भी इस्तेमाल करने लायक है या नहीं। जी शाओक्सी स्तब्ध रह गई। उसका मुंह आधा खुला रह गया। उसने रुमाल पर लगे पीले धब्बों को घूरकर देखा, जिनसे भयानक बदबू आ रही थी। आपने जी शाओक्सी को ट्रोल करके एक रेज पॉइंट हासिल कर लिया है। जुआन को उसका जवाब सुनकर हंसी आ गई। इस महिला का स्वभाव तो वाकई शांत है। इस बात पर भी उसे सिर्फ एक ही गुस्सा आया। लगता है वह ऐसी महिला है जो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती। इसे फेंक दो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, जी शाओक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जुआन के गंभीर चेहरे को देखा और उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। जुआन ने लापरवाही से रुमाल को एक तरफ फेंक दिया और कहा, मैं तुम्हें एक नया रुमाल खरीद दूंगी। वह रुमाल भी अपने पास नहीं रखना चाहता था। उसे धोने का ख्याल ही उसे घृणा से भर देता था। जी शाओक्सी ने लापरवाही से सिर हिलाया, मानो उसने इस बात को भुला दिया हो। उसने आश्रित भेड़ियों के शवों की ओर देखा और कहा, भेड़ियों के झुंड के लौटने से पहले चलो जल्दी से कुछ गौबाओ एक प्रकार का जंगली सुअर इकट्ठा कर लेते हैं। चिंता मत करो, अभी जो कुछ हुआ है उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि उन स्ट्रिप वुल्फ्स ने लड़ने की सारी इच्छा खो दी होगी। मुझे लगता है कि वे जल्द ही वापस नहीं आएंगे, जुआन ने कहा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस घटना ने स्ट्रिप भेड़ियों को अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। भयभीत होकर उन्होंने महीनों तक अपने शिकार के पिछवाड़े पर हमला करना बंद कर दिया, जिसके चलते वे लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। अपने आत्मविश्वास के बावजूद जुआन ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने एक एक करके असरिफ भेड़ियों के शवों के पेट फाड़ दिए और कुल 12 गौबाओ इकट्ठा करने में कामयाब रहा, जिसमें वह गौबाओ भी शामिल था जिसे प्लम ब्लॉसम 12 ने पहले उसके लिए निकाला था। अफसोस की बात थी कि वहां कुछ और नहीं था, जैसे कोई राक्षसी शक्ति या कोई और काल्पनिक वस्तु। उसने पहले भी पुनर्जन्म से संबंधित कई उपन्यास पढ़े थे और किसी विशेष पुरस्कार की उम्मीद कर रहा था। हालांकि झुंड के सरदार के शव को कई बार छानने के बाद भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो, तुमने इतने सारे असरिफ भेड़ियों को मार गिराया, जी शाओक्सी ने प्रशंसा करते हुए कहा। हाँ, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। जुआन के विनम्र शब्दों के बावजूद उनके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि वे और अधिक प्रशंसा का स्वागत करेंगे। जुआन ने गौबाओं को अच्छी तरह से संभाल कर रख दिया। जी शाओक्सी काफी देर तक चुपचाप देखती रही, फिर बोली, मेरी आपसे एक विनती है। मुझे पता है कि यह शायद अटपटी लगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप मेरी बात सुन लें। अध्याय 23, एक रहस्यमयी महिला। जुआन उत्सुक हो गई, खासकर जी शाओक्सी की शर्मिंदगी देखकर। बेझिझक अपनी बात कहो, हमें ऐसे दोस्त समझो जिन्होंने मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया है। खैर, मैंने जो कहा उसे भूल जाओ। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें पहले से ही दोस्त मानती हूँ, इसलिए जो चाहो कहो। जी शाओक्सी ने झट से अपनी मुट्ठी पीछे खींच ली और उसकी पहले वाली शर्मिंदगी फिर लौट आई। देखिए, मेरे पिताजी आजकल एक खास दवा बना रहे हैं और उसमें एक जरूरी सामग्री है असरिफ वुल्फ गौबाउंस। चूंकि वुल्फ वैली में कुछ समय तक असरिफ वुल्फ्स मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए ये सामग्री मिलना मुश्किल हो सकता है। क्या आप मुझे कुछ बेचना चाहेंगे? जुआन सोच रहा था कि जी शाओक्सी को जब पता चलेगा कि वह उसके पिता के लिए ये गौबाओ एक प्रकार का बिस्कुट इकट्ठा कर रहा है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन उसका मुंह उसके दिमाग से कहीं ज्यादा तेजी से चलने लगा। तुम इनके लिए कितने पैसे देने का इरादा रखते हो? जी शाओक्सी ने उत्तर दिया, साधारण गौबाओ इतने महंगे नहीं होते, लेकिन असरिफ वुल्फ गौबाओ की बाजार कीमत 10 चांदी के ताइल प्रति गौबाओ है। जुआन अचंभित रह गया, क्या ये चीजें वाकई इतनी महंगी हैं? उसने गहराई से सोचा और पाया कि यह बात बिल्कुल सही है। असरिफ भेड़िए बहुत खूंखार होते हैं और उनमें से 10 में से केवल एक ही गौबाओ एक प्रकार का जंगली सुअर पैदा करता है। असरिफ भेड़ियों का शिकार करने वालों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। जरा सी भी गलती उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जुआन का दिमाग तेजी से सोचने लगा और उसने जवाब दिया, क्या इस तरह से हिसाब लगाना गलत नहीं है? मुझे लगता है कि ब्राइटन मून शहर में असरिफ वुल्फ गौबाओ मिलना नामुमकिन है। अगर दिव्य चिकित्सक जी सचमुच उन्हें बाजार से खरीद सकते तो उन्हें ये काम शुरू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जुआन ने थोड़ी देर रुककर अपनी बात जारी रखी। इसके अलावा, जैसा कि आपने बताया, निकट भविष्य में वुल्फ वैली में कोई असरिफ वुल्फ नहीं होंगे। असरिफ वुल्फ गौबाओ की कीमत बहुत जल्द आसमान छू जाएगी।
जी शियाओक्सी ने सोच विचार करते हुए पलकें झपकाईं और फिर सहमति में सिर हिलाया। आप सही कह रही हैं, आपकी बात में दम है। मुझे माफ करना, मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। जुआन हक्का बक्का रह गया। वह तो बस उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसने इतनी जल्दी माफी मांग ली। वह वाकई इस घिनौनी दुनिया के लिए बहुत भोली थी। उसे यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उसका उस धूर्त दिव्य चिकित्सक जी से कोई संबंध है। कैसा रहेगा? मैं ये गौबाव 13, अरे नहीं, मेरा मतलब है 15 चांदी के टाइल प्रति पीस के हिसाब से खरीद लूंगी। आपको कैसा लगता है? जी शियाओक्सी ने जुआन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। जी शियाओक्सी ने जिस सावधानी से अपना प्रस्ताव रखा, उसे देखकर जुआन को दिव्य चिकित्सक जी पर दया आ गई। इतनी बेताबी से धन इकट्ठा करने का उनके लिए क्या फायदा था? ऐसी बेटी के साथ उनकी सारी संपत्ति केवल उनके दामाद के लाभ के लिए ही होती। जरूर, आप कितने खरीदने का इरादा रखते हैं? जुआन ने पूछा। धन्यवाद। जी शियाओक्सी की आंखें खुशी से चमक उठी। मैं इनमें से 10 खरीदना चाहती हूँ। क्या ये बहुत ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लीजिए, मैं ये सब आपको दे देता हूँ, जुआन ने हंसते हुए कहा और उसे 12 गौबाव सौंप दिए। इन जानवरों का शिकार करने का उसका मुख्य कारण परामर्श शुल्क से बचना ही था। उसे अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये देखते हुए कि उसने अभी अभी 150 चांदी के सिक्के कमाए थे, अगर वह परामर्श के लिए 100 चांदी के सिक्के भी देता तो भी उसके पास 50 चांदी के सिक्के बच जाते। पता नहीं दिव्य चिकित्सक जी को जब इस घटना का पता चलेगा तो क्या वे खून उगलेंगे। जी शियाओक्सी ने हाथ हिलाते हुए चिंता से कहा, ये ठीक नहीं है। मेरे पास इन सब के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। चिंता मत करो, मैं अतिरिक्त 2 के लिए तुमसे कोई शुल्क नहीं लूंगा। इसे उपहार समझो, जुआ ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए गर्मजोशी से कहा। आखिर हम दोस्त हैं। सच में? जी शियाओक्सी बेहद खुश हुई। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हें अच्छा आदमी होने का कार्ड इतनी आसानी से नहीं बांटना चाहिए, जुआ ने सिकुड़े हुए चेहरे के साथ कहा। वह अचानक दर्द से चीख उठा। आह, मेरा हाथ इतना दर्द क्यों कर रहा है? जी शियाओक्सी ने जीभ बाहर निकालते हुए कहा, ओह, मैं लगभग भूल ही गई थी। मेरे पिताजी ने मेरे कपड़ों पर एंटी चकास क्रीम लगा दी है। मैं अभी आपके लिए उसका एंटीडोट लाती हूँ। जुआन के मन में दिव्य चिकित्सक जी की खिलखिलाती हंसी की छवि कौंध गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वह व्यक्ति अपनी बेटी को अकेले पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए क्यों भेजने को तैयार था। उसने उसे पहले ही अच्छी तरह से तैयार कर दिया था। जी शियाओक्सी ने अपने बैग से एक बोतल निकाली और उसमें से थोड़ी सी तरल पदार्थ जुआन के हाथ पर मल दी। उसने जुआन का हाथ अपने मुंह के पास खींचा और उस पर हल्के से फूंक मारी। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? उसने उसके चेहरे की ओर देखा, जो उसकी हथेली के आकार का था, और मुस्कुराया। पहले तो बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन तुम्हारे फूंक मारने के बाद अब दर्द नहीं हो रहा है। जी शियाओक्सी का चेहरा लाल हो गया। तुम मुझे चिढ़ा रही हो? जुआन ने टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाया। शियाओक्सी, अगर तुम सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार करोगी तो बुरे लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। जी शियाओक्सी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं किसी भी लड़के को अपने शरीर को छूने नहीं दूंगी। तुम उन आम मर्दों जैसे नहीं हो। जुआन के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। क्या अभी मेरे साथ बहन जैसा व्यवहार किया जा रहा है? काश ये कीबोर्ड मुझसे क्रोध हन के एकत्र करता, वरना यह अभी आग बबूला हो जाता। जी शियाओक्सी को अपनी बात का एहसास हुआ और उसने तुरंत माफी मांग ली। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जी शियाओक्सी को इतना घबराया हुआ देखकर कि वह अपनी बात समझा नहीं पा रही थी, जुआन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, हम दोस्त हैं, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। चूंकि उसे पहले से ही बहन की तरह माना जाता था, इसलिए उसने इसका पूरा फायदा उठाने का सोचा। अपने पिछले जीवन में उसने कई ऐसे घटिया पुरुषों को देखा था जो लड़कियों के करीब आने के लिए समलैंगिक होने का नाटक करते थे और फिर उनके साथ संबंध बनाने में कामयाब हो जाते थे। छी, घटिया आदमी कौन है? मैं तो बिल्कुल नहीं। जब उसके विचार कहीं खो गए तो उसने देखा कि जी शियाओक्सी उसे सहानुभूति भरी नजरों से देख रही है। आह, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि दवा मेरे बालों पर भी लग गई है। जुआ ने अपने सूजे हुए हाथ को देखा, जो ब्रैक की तरह फूला हुआ था और लगभग रोने ही वाली थी। क्या तुमने अभी थोड़ी देर पहले नदी में स्नान नहीं किया था? एक युवक और एक युवती पहाड़ी रास्ते पर साथ साथ ब्राइटन मून शहर की ओर चल रहे थे। चलते चलते युवती अपने साथी के करीब आ गई, लेकिन युवक ऐसे उछलकर एक तरफ हट गया मानो वह कोई जहरीला मशरूम हो। मुझे मत छुओ, जुआन ने जी शियाओक्सी को संदेह भरी निगाहों से देखा। जी शियाओक्सी ने क्षमा प्रार्थी भाव से उसकी ओर देखा। उसने गुस्से से होंठ फुलाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जुआन जानती थी कि उसे इसका अंजाम भुगतना ही था और उसके कष्ट के लिए उसे दोष देना बचकाना था। ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलती मेरी थी कि मैं तुम्हारे पास लापरवाही से गई। वैसे तुमने नदी में पानी की वह दीवार कैसे खड़ी की? इस दुनिया में आने के बाद से ही वह खेती से जुड़ी हर चीज के बारे में उत्सुक था और वह इसके बारे में जितना हो सके उतना जानना चाहता था। जी शियाओक्सी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम उस समय मुझे छुपकर देख रहे थे? जुआन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तो ये बात पूरी तरह भूल ही गया था। अरे, मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली, इसलिए मैंने चिंता में जल्दी से झांक लिया। निश्चिंत रहो, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तुमने पानी की उस दीवार से सब कुछ ढक दिया था। जी शियाओक्सी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अंत में उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। तीसरे दर्जे के साधक अपनी ऊर्जा को थोड़ी दूरी तक फैला सकते हैं। वे अपने चारों ओर 3G1 के दायरे में कवच, ऊर्जा अवरोध या ऐसी कोई भी चीज बना सकते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। मैंने इसी सिद्धांत का उपयोग करके जल की दीवार बनाई। मैं समझ गया। दूसरे स्तर पर पहुंचने से त्वचा अधिक लचीली हो जाती है और तीसरे स्तर पर पहुंचने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बाहरी रूप से उत्सर्जित कर सकता है। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि आगे साधना करने पर वह कौन कौन से विशेष कौशल सीख सकता है। जी शियाओक्सी अचानक रुक गई। उसने कान खड़े कर लिए, मानो उसे कुछ सुनाई दे रहा हो। बड़े भाई जू, क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? क्या? जुआन ने पूछा। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मुझे लोगों के लड़ने की आवाज आ रही है। जी शियाओक्सी की भौहें ऊपर उठ गईं। जाहिर है, उसे हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी। चलो जल्दी से इस इलाके से निकल चलते हैं, जुआन ने कहा। अगर वह ताकतवर होता तो अपनी शक्ति दिखाने के लिए सीधे लड़ाई की ओर बढ़ जाता, लेकिन फिलहाल वह कमजोर था, जी शियाओक्सी से भी ज्यादा कमजोर। ये दुनिया उसके लिए अभी बहुत खतरनाक थी और चुपचाप रहना ही उसके लिए सबसे अच्छा था। कहावत है ना, जो अंत में हंसता है वही सबसे अच्छा हंसता है।
मुझे लगता है हमें एक बार देखना चाहिए। हो सकता है यहाँ कोई ऐसा हो जिसे इलाज की जरूरत हो। जी शियाओक्सी ने जुआन को पकड़कर रोक दिया। उसकी कोमल आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसकी ईमानदारी देखकर जुआन ने उसकी बात मान ली। ठीक है, लेकिन अगर हालात ज्यादा खतरनाक हो जाएं, तो मुझे तुम्हारे आगे भागने के लिए दोष मत देना। और मुझे भरोसा है कि तुम्हारे हाथों में जहर नहीं है ना? निश्चिंत रहें, यहाँ कोई जहर नहीं है। जुआन की सहमति मिलने पर जी शियाओक्सी की आंखें ऊपर की ओर मुड़कर दो मुस्कुराते हुए अर्धचंद्राकार आकृतियों में बदल गईं। वे दोनों शोरगुल की दिशा में तेजी से बढ़े। एक दूसरी घाटी में उन्हें काले वस्त्र पहने पुरुषों से घिरी एक गाड़ी मिली। पहरेदार गाड़ी के चारों ओर घेरा बनाकर हमलावरों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। काले वस्त्र पहने हमलावर अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे। उनके वार तीखे और क्रूर थे। कई पहरेदार पहले ही गिर चुके थे और खून के तालाबों में पड़े थे। शेष पहरेदारों की हार होना तो तय था। जुआन ने गौर किया कि सभी गार्डों ने सफेद कमीज पहनी हुई थी, जिसकी आस्तीनों पर सुनहरी कड़ाई थी। इससे वे विशिष्ट दिख रहे थे। कितना ही फिजूल खर्ची है। उनके पहरेदारों के कपड़े भी इतने महंगे हैं। वे कितने अमीर होंगे। जुआन ने अपने मैले कुचले कपड़ों पर नाराजगी से नजर डाली। वे तो किसी बड़े राजा के दामाद जैसे दिखते हैं, और मैं तो उनका पहरेदार बनकर काम चला सकता हूँ। लेकिन अच्छे कपड़े पहनने का क्या फायदा? ये तो बस दिखावा है। जुआन की ईर्ष्या केवल तभी शांत हुई जब उसने देखा कि अच्छे कपड़े पहने हुए पहरेदार अपने हमलावरों के हमले के आगे पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं। ये लोग ब्लैकविंड स्टॉकेट से हैं, जी शियाओक्सी ने दबी आवाज में कहा। हालांकि वह दयालु और भोली थी, पर मूर्ख नहीं थी। हताहतों को देखकर वह अंधाधुंध बाहर नहीं भागी। इसके बजाय उसने जुआन को झाड़ी के पीछे ले जाकर स्थिति का जायजा लिया। युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो चुका था। अब जल्दबाजी में बाहर निकलना उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने जैसा होता। फिर भी जी शियाओक्सी अपनी आंखों के सामने हो रही क्रूर हत्याओं को देखकर दुविधा में थी। ब्लैकविंड स्टॉकेट, ये तो तोप के चारे का नाम है। ये स्टॉकेट जरूर कोई छोटी मोटी संस्था होगी जो दिन का उजाला भी मुश्किल से देखती होगी, जुआन ने उपहास उड़ाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, जी शियाओक्सी ने गंभीरता से जवाब दिया। ब्लैकविंड स्टॉकेट एक डाकू गिरोह है जिसकी स्थापना महान डाकू चेन जुआन ने की थी। वे ताकतवर और बेहद क्रूर माने जाते हैं। वे राहगीर व्यापारियों को लूटकर अपना जीवन यापन करते हैं और अब तक अनगिनत लोगों की जान ले चुके हैं। जुआन को समझ नहीं आ रहा था, अधिकारियों ने इन्हें खत्म करने के लिए सेना क्यों नहीं भेजी? आखिर शहर में इतने सारे विशेषज्ञ हैं, क्या ये सभी लोग इन डाकुओं को इस तरह की हरकतें करने दे रहे हैं? जहां तक उसे पता था, अधिकांश शक्तिशाली साधकों को सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। यह असंभव था कि डाकुओं का एक साधारण गिरोह शहर की सैन्य शक्ति का सामना कर सके। जी शियाओक्सी ने समझाया। ड्यूकचू और नगर प्रमुख शी ने वर्षों से इन डाकुओं को खत्म करने के लिए कई सैनिक भेजे हैं, लेकिन इनसे निपटना इतना आसान नहीं है। ये बहुत मायावी हैं और इन्हें पकड़ना मुश्किल है। अगर नगर पालिका कम सैनिक भेजती है, तो डाकू बिना किसी झिझक के उन्हें मार डालते हैं। अगर बहुत ज्यादा सैनिक भेज दिए जाएं, तो डाकू पहाड़ों में और अंदर चले जाते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। जैसे ही सैनिक पीछे हटते हैं, वे फिर से बाहर आ जाते हैं। ये डाकू ब्राइटन मून नगर के लिए एक बड़ा खतरा है। जुआन को चू कबीले की अक्षमता पर शर्मिंदगी हुई। देखने में भले ही वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वे एक मामूली डाकू गिरोह का भी सामना नहीं कर सके। उसकी कही किसी बात से उसके मन में एक विचार कौंध गया। आपने बताया था कि ब्लैकविंड स्टॉकेट हमेशा सेना से बचने के लिए पहले ही आगे बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि उनका कोई अंदरूनी आदमी उनके लिए काम कर रहा है। जी शियाओक्सी ने सहमति में सिर हिलाया। बड़े भाई जू, आप वाकई बहुत चतुर हैं। मेरे पिताजी भी यही कहते थे। उस लालची अधेड़ उम्र के आदमी की छवि एक बार फिर जुआन के दिमाग में कौंध गई। यह अकल्पनीय था कि उसके जैसा मैला कुचला विकृत व्यक्ति इतने गंभीर होकर ऐसे मामलों का विश्लेषण कर सकता है। महोदया, हमने उन्हें बांध रखा है। आपको तुरंत निकलना होगा। घाटी में नीचे सफेद कपड़ों में लिपटे एक गार्ड ने अपने पीछे खड़ी गाड़ी में चिल्लाते हुए एक दुश्मन को धक्का देकर दूर कर दिया। अध्याय 24 मिली भगत। जुआन उस हाथापाई के दौरान उस रथ पर ध्यान दे रही थी। उसकी भव्य और प्रभावशाली बनावट ने स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान आकर्षित किया। क्या ये रोल्स रॉयस है? देखने में तो गाड़ी में कोई समानता नहीं थी, लेकिन उसके समग्र प्रभाव ने जुएन को यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया। आप चाहे किसी भी दुनिया में हो, मनुष्यों की सौंदर्यबोध की भावना लगभग एक समान थी, और यह रथ हर कोण से एक उत्कृष्ट कृति था। इसका हर एक भाग एक कुशल कारीगर के खून पसीने की मेहनत को दर्शाता था। इसे 4 सुंदर घोड़े खींच रहे थे, सभी मजबूत शरीर और चमकदार बालों वाले, जो इसकी भव्यता को बेजोड़ रूप से प्रकट करते थे। गाड़ी के पहिए और यहाँ तक कि घोड़ों के खुर भी नीली रोशनी से ढके हुए थे। यह एक अत्यंत नाजुक संरचना थी जिसकी बदौलत गाड़ी कठिन भूभाग से भी बिना अंदर बैठे यात्रियों को जरा भी असुविधा पहुंचाए आसानी से निकल सकती थी। जुआन पहले भी चू कबीले की गाड़ी में सफर कर चुका था, लेकिन वह उसके सामने मौजूद गाड़ी के मुकाबले फीकी पड़ गई थी। गाड़ी के अंदर से एक मधुर महिला की आवाज आई। जाऊं, मैं कहाँ जाऊं? उसकी आवाज में एक साथ शर्म और सुस्ती झलक रही थी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी उलझन भी थी। कितनी सुरीली आवाज है। जी शियाओक्सी ने स्तब्ध होकर मन ही मन बुदबुदाया। वहीं जुआन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आधुनिक डिजिटल दुनिया में ऐसे बहुत से लोग थे जो अपनी आवाज का इस्तेमाल करके जीविका कमाते थे, चाहे वो वॉइस एक्टर हो, वीट्यूबर हो या अन्य कंटेंट क्रिएटर। उसने इतनी सुरीली आवाजें सुनी थी कि वह जानता था कि अच्छी आवाज का मतलब अच्छी शक्ल होना नहीं होता। अनगिनत बेचारे लोग खूबसूरत आवाज के झूठे आकर्षण में फंस चुके थे। काले कपड़े पहने हमलावर एक पल के लिए जैसे होश खो बैठे, फिर एक साथ हंसने लगे। जैसा हमने सोचा था, मैडम यू सचमुच अंदर हैं। भाई चलो आगे बढ़ते हैं, जल्द ही हमें राजधानी की पूर्व नंबर 1 सुंदरी का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। इससे काले कपड़े पहने लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई, जिससे उन्हें और भी जोश मिला। इन शब्दों को सुनकर सफेद वस्त्रधारी पहरेदारों की आंखें लाल हो गईं, लेकिन भारी संख्या में मौजूद दुश्मनों के सामने वे कुछ नहीं कर सकते थे। चाहे वे अपने शरीर की छिपी हुई क्षमता का कितना भी उपयोग कर लें, वे इस आक्रमण का सामना नहीं कर सकते थे। अरे तो ये वही है, जी शियाओक्सी ने हैरानी से कहा। जुआन उत्सुक हो गई। क्यों, क्या आप गाड़ी में बैठे व्यक्ति को पहचानती हैं? जी शियाओक्सी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती, लेकिन उनके बारे में सुना है। क्लाउड मिडस्ट का यू परिवार की पत्थरों का व्यापार करता है और वे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। उन दिनों यू परिवार की मुखिया युयानलो अपनी शालीनता और सुंदरता से पूरी राजधानी को मंत्रमुग्ध कर देती थी और आज भी अनगिनत पुरुष उनके लिए तरसते हैं।
जैसे ही उसने इस बात का जिक्र किया, जी शियाओक्सी को अचानक याद आया कि उसके पिता अक्सर खुद को यू यानलुओ का सबसे बड़ा प्रशंसक बताते थे और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। जुआन ने उलझन में अपनी भौहें सिकुड़ी। आपने अभी जो कहा उससे तो लगता है कि यू कबीला काफी ताकतवर होगा। ये बात समझ में नहीं आती कि वे डाकुओं के एक समूह का सामना क्यों नहीं कर सकते। जी शियाओक्सी ने जुआन को सुधारते हुए कहा, ब्लैकविंग स्टॉकेट कोई साधारण डाकुओं का गिरोह नहीं है। वे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गिरोह हैं, यहाँ तक कि ड्यूक चू भी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जुआन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, डाकू तो डाकू ही होते हैं। इसके अलावा, जैसा कि आपने कहा, यू कबीला देश के सबसे धनी कबीलों में से एक है और उनकी मुखिया बेहद खूबसूरत हैं। दुश्मनों और अन्य प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित करना तो तय है। अगर उनकी सुरक्षा कर्मियों का यही स्तर है, तो भला वह बिना किसी बड़ी घटना के आज तक कैसे बची रही। जी शियाओक्सी को जुआन से इतनी तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, उसके पति क्लाउड मिडिस ड्यूक का हाल ही में एक दुर्घटना में निधन हो गया। इससे यू कबीले में कुछ आंतरिक उथल पुथल मच गई होगी और परिणामस्वरूप उसके साथ आने वाले अंगरक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित हुई होगी। बड़े कुलों के अंदर की राजनीति वाकई बहुत उलझी हुई होती है, जुआन ने आह भरते हुए कहा। चू कुल में शामिल हुए उसे अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे और वो पहले ही कई बार मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। यू यानलुओ जैसे किसी व्यक्ति को तो उससे कहीं ज्यादा ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। क्या नीचे डाकुओं का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति महान डाकू चेन जुआन है? जुआन ने काले कपड़े पहने हमलावरों के नेता की ओर इशारा करते हुए पूछा। जी शियाओक्सी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ऐसा नहीं लगता कि वह है। चेन जुआन 6ठे दर्जे का साधक है, संभवतः 7वें दर्जे तक भी पहुंच सकता है। उससे नीचे वालों में से कोई भी 5वें दर्जे तक नहीं पहुंचा है। अरे, इससे मुझे एक सवाल याद आ गया जो मैं आपसे बहुत समय से पूछना चाहता था। आप किसी व्यक्ति के साधना स्तर का पता कैसे लगाते हैं? जुआन ने पूछा। यह कोई खेल तो नहीं था जहां दुश्मनों के साधना स्तर उनके सिर के ऊपर प्रदर्शित होते हों। दुश्मनों के साधना स्तर का पता न लगा पाने से भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे से निपटना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार हर कोई प्लम ब्लॉसम 12 जैसा नहीं था जो मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी साधना का स्तर बता देता था। तुम्हें ये भी नहीं पता? जी शियाओक्सी ने आश्चर्य से पूछा। फिर भी उसने धैर्यपूर्वक बात समझाई। पहले स्तर पर साधक कच्ची ऊर्जा को महसूस करना सीखता है। दूसरे स्तर पर साधक की त्वचा सख्त हो जाती है, जिससे वह साधारण तलवारों का सामना नंगे हाथों से कर सकता है। तीसरे स्तर पर साधक अपने शरीर के चारों ओर 3 जी के दायरे में ऊर्जा छोड़ने की क्षमता प्राप्त करता है, जिससे वह दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा कवच बना सकता है। चौथे स्तर पर साधक अपने शरीर से ऊर्जा की को दूर तक प्रक्षेपित करने में सक्षम होता है, जिससे वह लंबी दूरी से आक्रमण कर सकता है। 5वें स्तर पर साधक तत्वों को नियंत्रित करने और उन्हें अपने आक्रमणों में समाहित करने की क्षमता को जागृत करता है। 6ठे स्तर पर साधक तत्वों से होने वाले आक्रमणों से बचाव के लिए एक तात्विक अवरोध बना सकता है। 7वें स्तर पर साधक की पुनर्जीवन शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जिससे निम्न स्तर के शत्रुओं के हमले उनकी पुनर्जीवन गति का मुकाबला नहीं कर पाते। 8वें स्तर पर साधक कच्ची ऊर्जा से संवाद करने में सक्षम हो जाता है, जिससे वह शक्ति के कहीं अधिक भंडार का उपयोग कर पाता है। मुझे इससे आगे के स्तरों की जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद उड़ना भी संभव हो जाता है। नीचे मौजूद ये डाकू मौलिक आक्रमण करने में असमर्थ हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें से कोई भी 5वें पद तक नहीं पहुंचा है। मेरा मानना है कि इस समूह का नेता ब्लैकविंग स्टॉकेट का तीसरा मास्टर बाओ गैंग है। मैं समझ गया। जुआन ने उसकी व्याख्या के लिए आभार व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। उसके नए ज्ञान ने उसे युद्ध को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद की और वह युद्धरत योद्धाओं की युद्ध क्षमता का मोटा-मोटा अंदाजा लगा सका। नीचे मौजूद काले वस्त्रधारी डाकुओं में से अधिकांश दूसरे दर्जे के थे, हालांकि उनमें से कुछ तीसरे दर्जे तक पहुंच गए थे। डाकुओं का सरदार ही चौथे दर्जे का था। उसके ज्ञान के अनुसार चौथे दर्जे का साधक किसी छोटे शहर का स्वामी बनने के योग्य होता था, जबकि तीसरे दर्जे का साधक किसी छोटे शहर का मजिस्ट्रेट बन सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि ब्लैकविंग स्टॉकेट की तुलना साधारण बदमाशों से करना वास्तव में नासमझी थी। यू कबीले का रक्षक सरदार भी चौथे रैंक पर था और उसके सभी अधीनस्थ तीसरे रैंक पर थे। उनकी ताकत ने उनमें से कुछ को अब तक जीवित रहने में मदद की थी। दुर्भाग्य से उनकी संख्या इतनी कम थी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी हार पहले ही तय हो चुकी थी। वहाँ कौन है? काले कपड़े पहने डाकुओं का सरदार अचानक मुड़ गया। जुआन और जी शियाओक्सी ने बहुत जोर से बोल दिया था और अनजाने में अपनी उपस्थिति जाहिर कर दी थी। तुम्हें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, जी शियाओक्सी ने जुआन पर झल्लाते हुए कहा। घायलों की मदद के लिए यहाँ आने का प्रस्ताव तो उसी ने रखा था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जुआन को चोट लगे। वह अपने साथ लाई हुई लगभग सारी दवाइयां इस्तेमाल कर चुकी थी और उसे डाकुओं से निपटने का आत्मविश्वास नहीं था। तुम्हारा क्या इरादा है? जुआन हैरान थी। क्या ये लड़की सचमुच दुश्मनों को रोकने के लिए पीछे रुकने का इरादा रखती है? चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। वैसे भी मेरे पिताजी डेंटू हैं, उनकी हिम्मत नहीं होगी मुझे छूने की, जी शियाओक्सी ने जल्दी से कहा। जुआन ने सिर हिलाया। उन डाकुओं ने प्रतिष्ठित यू वंश को चुनौती देने की हिम्मत की। वे किसी दिव्य चिकित्सक की साधारण बेटी का सम्मान कैसे करेंगे? जुआन की बातों से जी शियाओक्सी दंग रह गई। वह उसे बताने ही वाली थी कि उसके पिता वास्तव में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन जुआन ने घबराकर कहा, खुद को अच्छी तरह से छुपा लो और बाहर मत आना। वह छिपने की जगह से उछलकर चिल्लाया, ओहो, दिन दहाड़े सूरज की तेज किरणों के नीचे सार्वजनिक रूप से ऐसे अत्याचार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जी शियाओक्सी का मुंह हैरानी से चौड़ा हो गया। क्या जुआन पागल हो गया था? डाकुओं के सामने अपनी मौजूदगी का खुलासा करना एक बात थी, लेकिन उसके ऊपर उन्हें उकसाना। जैसा कि उम्मीद थी, डाकुओं ने चिल्लाकर जवाब दिया, ये बदतमीज लड़का कहाँ से आया है? क्या तुम हमारे ब्लैकविंग किले के मामलों में दखल देने की योजना बना रहे हो? जुआन जम गई। तुम ब्लैकविंग स्टॉकेट से हो? बेशक, तुम कौन हो? डाकुओं के सरदार ने जुआन को संदेह भरी निगाहों से देखा। ये लड़का अचानक कहीं से प्रकट हो गया था और उसे पहचानने का कोई जरिया नहीं था। पहले ये पता लगाना जरूरी था कि वे किससे निपट रहे हैं। इस अचानक हुए घटनाक्रम के चलते डाकुओं और पहरेदारों के बीच की लड़ाई अनिश्चित काल के लिए रुक गई। जुआन ने मुट्ठी बांधकर अपना परिचय दिया। मैं चेंग शॉपिंग हूँ। मुक्केबाजी की दुनिया में मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके होंठ बोतल के ढक्कन की तरह कसकर बंद रहते हैं। झाड़ियों के बीच जी शियाओक्सी ने हैरानी से पलकें झपकाईं।
चेन शॉपिंग कौन है? काले वस्त्रधारी डाकुओं ने भी उसकी हैरानी को समझा। उन्होंने मुक्केबाजी की दुनिया में ऐसे शख्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। फिर भी उन्होंने उसे एक दुर्जय विशेषज्ञ माना। उनके सामने इतनी शांति से खड़े होने की हिम्मत और किसी में नहीं थी। इस बातचीत से यू कबीले के रक्षक घबरा गए। रक्षक सरदार ने जोर से चिल्लाकर कहा, वह वीर, हम क्लाउड मिडस्ट के यू कबीले से हैं। अगर आप हमारी मदद करने को तैयार हैं, तो यू कबीला निश्चित रूप से आपका एहसान चुकाएगा। बाओ गैंग का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने अधीनस्थों को जंगल के चारों ओर जाकर चेन शॉपिंग के भागने के रास्ते को बंद करने का इशारा किया। वे किसी को भी ये पता नहीं चलने दे सकते थे कि यू कबीले की गाड़ी पर हमला ब्लैकविंग स्टॉकेड ने किया था। उदारतापूर्वक, जुआन ने विचारपूर्वक दोहराया। कितनी उदारतापूर्वक। यू कबीले के लोग इस प्रतिक्रिया से दंग रह गए। यह आदमी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। क्या उसे एक सच्चा नायक किसी इनाम की उम्मीद नहीं करता? जैसी बात कहकर हमारी मदद नहीं करनी चाहिए थी। इसके बावजूद गार्ड कप्तान ने तुरंत जवाब दिया, मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि हमारे यू कबीले की संपत्ति वास्तव में देश की संपत्ति के बराबर है। लेकिन चाहे सोना हो, चांदी हो, पौराणिक हथियार हो, की स्टोन हो, या यहाँ तक कि कुलीनता का वरदान हो, आपको जो भी चाहिए, हमारा यू कबीला निश्चित रूप से आपकी मांगों को पूरा करेगा। जुआन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ये प्रस्ताव उचित लगता है, लेकिन मैं एक सुसंस्कृत व्यक्ति हूँ जो ललित कला की सराहना करता है। मैंने सुना है कि आपकी कुलमाता राजधानी की सबसे खूबसूरत महिला हुआ करती थी। क्या मैं उनकी जगह उन्हें मान सकता हूँ? बाओ गैंग हक्का बक्का रह गया। उसे आशंका थी कि घुसपैठिया यू कबीले की मदद के लिए आएगा, लेकिन उसने ऐसी भद्दी टिप्पणी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को उसे डांटने से रोका। खैर, ऐसा लग रहा था कि घुसपैठिया कोई तत्काल खतरा नहीं है। उसने अपने अधीनस्थों को वापस बुला लिया और उन्हें सतर्क रहने का आदेश दिया। गार्ड कप्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कृपया मजाक न करें, जुआन ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी कुलमाता एक रात के लिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाती है, तो मैं तुम्हारे लिए ब्लैकविंग स्टॉकेड के इन आदमियों का हिसाब चुकता कर दूंगा। झाड़ियों के पीछे जी शियाओक्सी के चेहरे पर गर्मी महसूस हो रही थी। वह आदमी स्पष्ट रूप से, फिर भी वह इस तरह का घिनौना व्यवहार कर रहा है। लेकिन जहां एक और वह जुआन की परिस्थितियों से अवगत थी, वहीं यू कबीले के रक्षकों को इसकी जानकारी नहीं थी। वे उसे घूर घूर कर देख रहे थे। आपने यूबिन को ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने यूजून को ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने यूमेन को ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अल्पविराम। क्रोध अंकों की भारी आमद देखकर जुआन चकित रह गया कि क्रोध प्रणाली उसके लिए कितनी अनुकूल थी। उसके लिए क्रोध अंक अर्जित करना लगभग सांस लेने जितना आसान था। उसे बस एक ही अफसोस था कि उसे यह क्रोध प्रणाली जीवन में इतनी देर से मिली। इंटरनेट फोरम पर अपने कौशल के बल पर वह अब तक इतने अंक अर्जित कर चुका होता कि देवत्व प्राप्त कर लेता। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मैडम यू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या उन्हें उनकी अभद्र टिप्पणियों से कोई आपत्ति नहीं थी? गार्डों की जानलेवा निगाहों को अनसुना करते हुए जुआन ने बाओ गैंग की ओर मुड़कर कहा, ब्लैकविंग स्टॉकेड के लिए मेरे मन में गहरा सम्मान है, खासकर आपके द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में सुनकर। मेरे जीवन का एकमात्र अफसोस यही है कि मुझे आपके दल में शामिल होने का अवसर नहीं मिला। चूंकि आज भाग्य ने हमें मिलाया है, तो क्या मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन कर सकती हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले लें? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बस आशा करती हूँ कि यहाँ काम खत्म होने के बाद आप मैडम यू को मेरे साथ साझा कर सकें। आपने यूबिन को ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने यूजून को ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने यूमेन को ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अध्याय 25, जीवित रहने का एक मौका। बाओ गैंग खिलखिलाकर हंस पड़ा। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ब्लैकविंग स्टॉकेड में हर वर्ग के लोगों का स्वागत है। क्या हम पहले इन बचे हुए गार्डों को एक साथ निपटा दें? बाओ गैंग की बातों में कुछ और ही झलक रहा था। यू कबीले पर हमला करना एक बहुत बड़ा मामला था, और वह इस खबर के लीक होने की जरा सी भी संभावना को जोखिम में नहीं डाल सकता था। अगर यह घुसपैठिया भाग निकला तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने अभी तक अपने आदमियों को इस अजनबी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश नहीं दिया था, क्योंकि वह उसके बारे में निश्चित नहीं था। इसके अलावा वे अभी भी यू कबीले के रक्षकों से निपटने में व्यस्त थे। अजनबी से निपटने से पहले रक्षकों को खत्म करना ही सबसे सही रणनीति थी। वैसे भी इस व्यक्ति का 5वें या उससे ऊपर के पद पर होना असंभव था, अन्यथा वह अकेले ही यू कबीले के रक्षकों से निपट लेता। तब साझेदारी का प्रस्ताव देने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। झाड़ियों के पीछे छिपी जी शियाओक्सी जैसे जैसे दृश्य सामने आता गया और अधिक हैरान होती गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जुआन यहाँ क्या चाल चल रहा है। अगर उसे जुआन की अजीबोगरीब स्थिति के बारे में पता न होता, तो वह उस पर शक भी कर सकती थी कि वह सचमुच वही कह रहा है जो उसने कहा था। मुझे तो ये ठीक लग रहा है। जुआन ने अपना खंजर निकाला और पास के यू कबीले के रक्षक की ओर दौड़ पड़ा। यू कबीले का रक्षक मुश्किल से हिला, लेकिन टक्कर के प्रभाव से जुआन कई मीटर पीछे जा गिरा। ब्लैकविंग स्टॉकेड के डाकू और यू कबीले के गार्ड दोनों ही हैरानी से घूर रहे थे। उन्हें लगा कि जंगल में उनका सामना किसी माहिर से हुआ है, लेकिन पता चला कि वह तो तीसरे दर्जे के गार्ड का भी मुकाबला नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, गार्ड पहले हुई भीषण लड़ाई से लगभग पूरी तरह थक चुका था। आपने बाओ गैंग को ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने ब्लैकविंग स्टॉकेड बैंडिट ए को सफलतापूर्वक ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने ब्लैकविंग स्टॉकेड बैंडिट बी को सफलतापूर्वक ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने ब्लैकविंग स्टॉकेड बैंडिट सी को सफलतापूर्वक ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। बाओ गैंग को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने पहले तो इस घुसपैठिए से बचने के लिए बहुत सावधानी बरती थी, जीत हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका सोचा था और उसे अपने पक्ष में करने की योजना बनाई थी। लेकिन पता चला कि वह घुसपैठिया तो सिर्फ दूसरे दर्जे का था। उसे उस बदमाश को अपनी तलवार से मार डालने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन वह इस संभावना को भी नकार नहीं सकता था कि यह सब बाओ गैंग को बेखबर करने के लिए एक नाटक हो। उसने फिलहाल अपनी हत्या की इच्छा को दबा लिया। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे करते हो? बस इंतजार करो, जब मैं यू कबीले का काम तमाम कर दूंगा। मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। आपने बाओ गैंग को ट्रोल करके 199 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। बाओ गैंग के फड़कते गालों को देखकर जुआन के दिल में खुशी का सैलाब उमड़ आया। ये बंदा वाकई बहुत दयालु है, मुझे इतने सारे रेज पॉइंट्स दे रहा है। जब दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए, तो जुआन अग्रिम पंक्ति से पीछे हट गया।
इसके बजाय वह युद्ध क्षेत्र में इधर उधर घूमता रहा और बीच बीच में अपनी तलवार से वार करता रहा। वह अपनी नई शक्तियों के साथ तालमेल बिठाते हुए युद्ध क्षेत्र का अनुभव करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने इससे पहले कभी कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा था, यहाँ तक कि प्लम ब्लॉसम 12 से लड़ते समय भी नहीं। उसके कारनामों ने ब्लैकविंग स्टॉकेड के लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। उसकी हरकतें न सिर्फ बेअसर थी, बल्कि वह उनके हमलों में बाधा भी डाल रहा था। अगर तीसरे मास्टर का आदेश न होता तो वे इस दखलंदाज का सिर कलम कर चुके होते। आपने ब्लैकविंग स्टॉकेड बैंडिट ए को सफलतापूर्वक ट्रोल करके 33 रेज पॉइंट्स अर्जित किए हैं। आपने ब्लैकविंग स्टॉकेड बैंडिट बी को सफलतापूर्वक ट्रोल करके 33 रेज पॉइंट्स अर्जित किए हैं। आपने ब्लैकविंग स्टॉकेड बैंडिट सी को सफलतापूर्वक ट्रोल करके 33 रेज पॉइंट्स अर्जित किए हैं। अल्पविराम, लड़ाई संक्षिप्त और तीव्र थी और अंततः यू कबीले के सभी रक्षकों को पकड़ लिया गया। कुछ क्षण के संकोच के बाद बाओ गैंग ने उन्हें मौके पर ही नहीं मारा, बल्कि उनके शरीर पर कुछ प्रतिबंध लगाने का विकल्प चुना। उसने उनसे यू कबीले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी निकालने की योजना बनाई थी और उनका इस्तेमाल मैडम यू को ब्लैकमेल करने के लिए मोहरे के रूप में किया जा सकता था। यू कबीले के पहरेदारों को काबू में देखकर जुआन ने कामुकता से हाथ मलते हुए गाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। आखिरकार मैं मैडम यू का सुंदर चेहरा अपनी आंखों से देख पाऊंगा। यू वंश तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। एक पहरेदार ने उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे गुस्से से घूरा। आपने यूबिन को ट्रोल करके 299 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने यूजून को ट्रोल करके 299 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने यूमेन को ट्रोल करके 299 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अल्पविराम, जुआन ने धीरे से हंसते हुए कहा, हम जंगल में हैं। यू कबीले को कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ क्या किया है। भाई, क्या तुम कुछ ज्यादा ही उत्साहित नहीं हो रहे हो? बाओ गैंग की ठंडी और तिरस्कारपूर्ण आवाज उसके पीछे से सुनाई दी। जुआन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? बाओ गैंग ने हाथ हिलाया और उसके अधीनस्थ तुरंत जुआन के चारों ओर जमा हो गए। मैडम यू जैसी खूबसूरत महिला में दिलचस्पी न लेने वाला कोई नहीं होगा और हम इतने सारे हैं, लेकिन वह अकेली है। अफसोस की बात है कि वह सबके लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम उसे आपके साथ कैसे साझा कर सकते हैं? मेरा इस्तेमाल करने के बाद तुम मुझे त्याग दोगे? जुआन ने बाओ गैंग की ओर इशारा किया। उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था। पुई, बाओ गैंग ने ठंडे स्वर में कहा, ये बदमाश कहाँ से आ गया? तुम्हारी तुच्छ द्वितीय श्रेणी की साधना को देखकर मुझे सच में आश्चर्य होता है कि तुमने मुझसे बातचीत करने की हिम्मत कहाँ से जुटाई। बाओ गैंग को युद्ध में जुआन को देखने के बाद उसकी पदवी का पूरा यकीन हो गया था। जुआन निश्चित रूप से कमजोरी का दिखावा नहीं कर रहा था। इसे टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दो। बाओ गैंग चिल्लाया। उसे तुरंत हल्कापन और ताजगी का एहसास हुआ। आखिरकार वह अपना सारा दबा हुआ गुस्सा निकाल सका। सको वही पकाओ। जी शियाओक्सी का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। जुआन की हालत बेहद खराब थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या करने वाला है, लेकिन उसे उसकी जान जाने से पहले दखल देना ही था। यहाँ एक और व्यक्ति है, बाओ गैंग ने हैरानी से कहा। उसने सोचा था कि जुआन ही एकमात्र उपस्थिति थी जिसे उसने महसूस किया था, खासकर उस बेखौफ प्रवेश के बाद। वह बहुत लापरवाह था। अगर वह औरत यहाँ से भाग गई और उनके इस कारनामे की खबर फैला दी, इस विचार मात्र से ही उसे पसीना आने लगा। हा, तीसरे स्वामी, एक और खूबसूरत लड़की। आज तो किस्मत हम पर मेहरबान है। जी शियाओक्सी का सुंदर चेहरा देखकर काले कपड़े पहने डाकुओं ने उत्साह से सीटी बजाई। हालांकि उन्होंने पहले मैडम यू के साथ मौज मस्ती करने की बात कही थी, लेकिन स्टॉबे के लोग अपनी हद जानते थे। उन्हें मैडम यू जैसी शख्सियत के साथ रहने की इजाजत नहीं थी। उनकी जैसी शख्सियतें तो सिर्फ मालिकों के लिए ही आरक्षित थीं। लेकिन यह युवती एक अलग ही मामला थी। वह एक साधारण लड़की थी जो अचानक कहीं से प्रकट हुई थी। अगर वे उसे पकड़ लेते तो वह उनकी हो जाती। मेरे पिता ब्राइटन मून शहर के जी-डेंटू हैं। इस आदमी को तुरंत रिहा करो। हम कसम खाते हैं कि आज हमने जो कुछ भी देखा है उसका खुलासा नहीं करेंगे। जी शियाओक्सी भली भांति जानती थी कि अपनी वर्तमान साधना के स्तर के साथ उनका सामना करना व्यर्थ होगा। एकमात्र उपाय अपने पिता का नाम लेना था। कुछ पल सन्नाटा छा गया, फिर डाकू जोर से हंसने लगे। हाँ, जी-डेंटू तो बस एक मामूली वैद्य है। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? चुप रहो। ये शब्द सुनकर बाओ गैंग ने भौहें चढ़ा ली। उसके बड़े भाई ने ब्राइटन मून शहर के उन कुछ लोगों की पहचान बता दी थी जिनसे पंगा लेना ठीक नहीं था, और जी-डेंटू उनमें से एक था। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने जी-डेंटू की प्रतिष्ठा के बारे में सुना है, लेकिन मुझे डर है कि हम इस मामले की खबर बाहर फैलने का जोखिम नहीं उठा सकते। भाइयों, उसे पकड़ लो। जो उसे सबसे पहले मेरे पास लाएगा, उसे उसका पहला स्वाद चखने को मिलेगा। वहाँ उत्साह की सामूहिक गर्जना हुई और डाकू अकेली महिला की ओर दौड़ पड़े। मेरी उंगली की कला का अनूठा नमूना देखें। बाओ गैंग के पीछे से एक चीख सुनाई दी और उसने किसी चीज को अपनी ओर तेजी से आते हुए सुना। बिना किसी झिझक के वह घुमा और अपनी तलवार से उस वस्तु पर वार किया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। हाँ, क्या यही तुम्हारी उंगली हिलाने की गुप्त कला है? बाओ गैंग ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी दुष्ट हंसी एक पल के लिए ही रुकी, फिर डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम? वह अपने आसपास मौजूद कुछ साथियों के साथ मुंह के बल मिट्टी में गिर पड़ा। तीसरे स्वामी, क्या हुआ? काले वस्त्र पहने डाकुओं ने जी शियाओक्सी तक पहुंचने का प्रयास छोड़ दिया और अपने गिरे हुए नेता की सहायता के लिए वापस दौड़ पड़े। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वे भी जमीन पर गिर पड़े। जुआन ने राहत की सांस ली। वह धैर्यपूर्वक डाकुओं के एक साथ इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपनी जहर की बोतल का इस्तेमाल कर सके। जैसे ही मौका मिला, जी शियाओक्सी के अचानक प्रकट होने से उसकी योजना लगभग विफल हो गई थी। वह उन बचे हुए डाकुओं से लड़ने के लिए तैयार था जो जी शियाओक्सी तक पहुंचने की कोशिश में प्रभाव क्षेत्र से बाहर भटक गए थे। सौभाग्य से ये डाकू उसकी सोच से कहीं अधिक मूर्ख निकले। अपने तीसरे गुरु को बचाने की हड़बड़ी में वे विष की बोतल के प्रभाव में आ गए और बेहोश हो गए, जिससे उसे काफी मेहनत से मुक्ति मिल गई। अरे बदमाश, तूने हम पर कौन सा जादू किया है? बाओ गैंग गुस्से से चिल्लाते हुए जमीन पर लेट गया। उसके शरीर की ऊर्जा पूरी तरह से थम गई थी और वह एक भी मांसपेशी हिला नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था, मानो वह उसका अपना शरीर ही न हो। आपने बाओ गैंग को ट्रोल करके 333 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, यह मेरी उंगली हिलाने की गुप्त कला है। ये तकनीक 30 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज की ऊर्जा सोख लेती है। तुमने मुझे नीचा दिखाया और यही उसकी कीमत है। अपनी बहादुरी भरी बातों के बावजूद जुआन बाओ गैंग के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया।
उसे यकीन नहीं था कि उस इलाके में जहर के कुछ अंश बचे भी हैं या नहीं। अगर वह भी जहर की चपेट में आ गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। अब मुझे समझ आ गया, हमने तुम्हें नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती की। स्थिति को समझते ही बाओ गैंग ने अपना लहजा बदल दिया। ये घुसपैठिया तो सचमुच इतने समय से कमजोरी का नाटक कर रहा था। मैडम यू वही अंदर हैं और वो पूरी तरह से तुम्हारी हैं। अब हम उनके लिए तुमसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। यू कबीले के रक्षक अभी भी स्तब्ध थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि वे स्थिति को लेकर असमंजस में थे। पुई, ये सोचकर कि जहर पूरी तरह से फैल चुका है, जुआन आखिरकार बाओ गैंग के पास गया और अपने चाकू से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। हे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी मुझसे मुकाबला करने की हालत में हो? पहले मुझे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाने की इच्छा किसने जताई थी? हमारी शियाओक्सी का फायदा उठाने की इच्छा किसने जताई थी? जैसे ही वह दौड़कर वहां पहुंची, जी शियाओक्सी ने जुआन के उसे संबोधित करने के अंतरंग तरीके को सुन लिया और उसका चेहरा लाल हो गया। आपने बाओ गैंग को ट्रोल करके 147 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। ब्लैकविंड स्टॉके के तीसरे मास्टर के रूप में बाओ गैंग पिछले कुछ वर्षों से एक राजा की तरह जीवन जी रहा था। भला किसी ने उसे चाकू से थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की थी? मेरी आंखें तो हैं, लेकिन मैं माउंट ताई को पहचान नहीं पाया। मुझ पर दया कीजिए, हमारी ब्लैकविंड स्टॉकेड आपकी दया को जरूर याद रखेगी। बाओ गैंग जितना क्रोधित था, उसने ब्लैकविंड स्टॉकेड का नाम लेकर खुद को संभाला, इस उम्मीद में कि इससे जुआन में कुछ भय उत्पन्न हो सके। जुआन को मुहावरे के उसके प्रयोग पर हंसी आ गई। ओह, आपके यहाँ भी माउंट ताई है। ठीक है, चूंकि आपने इतने अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया है, तो मैं आपको एक मौका देती हूँ। बशर्ते आप मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे सके, मैं आपको छोड़ दूंगी। जुआन की बातों से यू कबीले के अंगरक्षकों का सरदार स्तब्ध रह गया। उन्हें जाने मत दो, वे घिनौने अपराधी हैं जिन्होंने कई निर्दोष लोगों का कत्ल किया है। जुआन ने उसकी ओर आंखें घुमाई। यहाँ बोलने की तुम्हें किसने इजाजत दी? अगर तुम ही इनसे निपटने का तरीका तय करना चाहते हो, तो तुमने इन्हें पहले क्यों नहीं पकड़ा? गार्ड कप्तान का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था। उनके शरीर पर लगाए गए प्रतिबंधों ने उन्हें कार्रवाई करने से रोक दिया था, चाहे जुआन कुछ भी कर ले। आपने यूबिन को ट्रोल करके 111 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने काले कपड़े पहने डाकुओं में से एक के पास जाकर कहा, मैं तुमसे शुरू करता हूँ। तुम कौन कौन से वाद्य यंत्र बजा सकते हो? डाकू दंग रह गया। मैं कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता। भला उन जैसे डाकू जो हिंसा और लूटपाट का जीवन जीते थे, वाद्य यंत्र बजाना क्यों सीखेंगे? जब तुम अच्छा संगीत भी नहीं बजा सकते तो इस दुनिया में जीने का क्या फायदा? जुआन ने व्यंग्य किया। उसने चाकू के एक ही वार से उस आदमी की जान ले ली। आपने ब्लैकविंड स्टॉकेड के डाकुओं को सफलतापूर्वक ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स अर्जित किए हैं। जुआन अपने बगल में बैठे व्यक्ति के पास गई और पूछा, आपका क्या? आप कौन कौन से वाद्य यंत्र बजा सकते हैं? उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। वह भी कोई वाद्य यंत्र बजाना नहीं जानता था, लेकिन उसके साथी का शव अभी भी उसके बगल में ताजा पड़ा था। वह ये बात खुलकर कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक उसे एक विचार आया और उसने कहा, मैं सीटी बजा सकता हूँ। किस दुनिया में तुम सीटी बजाने को वाद्य यंत्र बजाना समझते हो? जुआन ने उसका गला भी काट दिया। डाकू के चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी, उसी में उसकी मृत्यु हो गई। आपने ब्लैकविंड स्टॉकेड के डाकुओं को सफलतापूर्वक ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स अर्जित किए हैं। कोमल हृदय वाली जी शियाओक्सी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह उसके पास गई और चुपके से उसकी आस्तीन खींचते हुए बोली, बड़े भाई जू, क्या ये कुछ ज्यादा ही क्रूरता नहीं है? जुआन ने गहरी सांस ली। शियाओक्सी, तुम बहुत दयालु हो। अगर हम उनके हाथों में पड़ जाते तो वे तुम्हें असली क्रूरता दिखा देते। और क्या मैंने उन्हें जीने का मौका नहीं दिया? जब तक वे मेरे सवाल का संतोषजनक जवाब दे देते, मैं उनकी जान बख्श देती। ब्लैकविंड स्टॉकेड के सभी डाकू रोने ही वाले थे। भला इसे हमें जीवित रहने का मौका देना कैसे कहा जा सकता है? अध्याय 26, एक बेहद मुश्किल सवाल। जुआन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जहर का असर कब तक रहेगा। एक बार जब इन डाकुओं पर से जहर का असर हट जाएगा, तो हालात निश्चित रूप से उसके खिलाफ हो जाएंगे। उसे इससे पहले हर खतरे को खत्म करना था। कम से कम वह इन डाकुओं को यातना नहीं दे रहा था, जैसा कि उसने पढ़ी कुछ उपन्यासों के विकृत नायकों के साथ किया था। जी शियाओक्सी को मन ही मन पता था कि डाकुओं के बारे में जुआन की बात सही थी। उनकी गंदी निगाहें अभी भी उसके दिमाग में ताजा थीं। अनिच्छा से ही सही, उसने जुआन को अपना इरादा बदलने के लिए मनाने से खुद को रोक लिया। जुआन अगले डाकू की ओर बढ़ा। उस डाकू ने अपने दो मरे हुए साथियों पर एक नजर डाली और चुनौती भरे लहजे में चिल्लाया, अगर चाहो तो मुझे मार डालो। हमें जिंदा रहने का मौका देने का वो पाखंडी नाटक बंद करो। हम सब डाकू हैं, हम में से किसी को भी कोई वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता। जुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या ऐसा है? ठीक है, मैं कोई दूसरा सवाल चुन लेता हूँ। यह एक सामान्य ज्ञान का सवाल है जिसका जवाब कोई भी इंसान दे सकता है। डाकू को जुआन से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में आशा की एक किरण जगी। ठीक है, उसने कहा, जो चाहो पूछो। जुआन ने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? डाकू तुरंत जोश में बोला, बिल्कुल, मैंने आपके जैसा सुंदर आदमी कभी नहीं देखा। आप ब्राइटन मून के सबसे सुंदर आदमी हैं। अरे नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे सुंदर आदमी। आपके सामने तो एल्फ राजकुमार भी शर्म से आत्महत्या कर लेंगे। ओह हाँ, और राजधानी की सबसे खूबसूरत महिला मैडम यू भी आपके सामने उत्तेजित हो जाएगी। हे, वो भी आपके लायक नहीं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अगर जुआन दिखने में असरिफ वुल्फ जैसा भी होता तो भी डाकू उसकी जमकर चापलूसी करता। जो दूसरे डाकू अभी भी जीवित थे, उन्होंने अपने साथी को सहानुभूति भरी निगाहों से देखा। अपने दुश्मन को खुश करने के लिए ये सारे जुमले गढ़ना उनके लिए बेहद मुश्किल रहा होगा। यू कुल के रक्षकों की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। जुआन की क्रूरता देखने के बाद वे अपना क्रोध उस पर निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे केवल उस डाकू को घृणा से घूर रहे थे जिसने उनकी कुलमाता के बारे में वे अपमानजनक शब्द कहे थे। आपने युयानिलवो को ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन को ये देखकर मजा आ रहा था। ये पहली बार था जब उसे मैडम यू से क्रोध के अंक मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस डाकू ने चापलूसी में हद ही कर दी थी। जुआन के चेहरे पर मुस्कान देखकर डाकू बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत पूछा, क्या मेरे जवाब से तुम संतुष्ट हो? तुम्हें बहुत ज्यादा पता है। एक झटके में उसने उस बड़बड़ाते डाकू की जान ले ली। आपने ब्लैकविंड स्टॉकेड के डाकुओं को सफलतापूर्वक ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स अर्जित किए हैं।
यूं कबीले के पहरेदार हक्का बक्का रह गए। क्या उसकी हिम्मत ऐसे बेतुके कारण बताने की हुई? पफ, डिब्बे के अंदर से हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो तुरंत दब गई। फिर सन्नाटा छा गया। जुआन चौथे डाकू के पास गई और उससे पूछा, वही सवाल, क्या मैं सुंदर हूँ? उस डाकू की निगाहें इधर उधर दौड़ रही थी। उस चापलूस का दुखद अंत अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। तुम बदसूरत हो, लेकिन तुम मर्दांगी से लबालब हो। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, जुआन ने उसका गला काट दिया। तुम जरूर अंधे हो। आपने ब्लैकविन स्टॉकेट के डाकुओं को सफलतापूर्वक ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स अर्जित किए हैं। वह पांचवें डाकू के पास गया और उससे एक बार फिर वही सवाल पूछा। जुआन को अपने सामने खड़ा देखकर डाकू को लगा जैसे उसका मूत्राशय खाली हो गया हो। बाकी दोनों ने एक दूसरे के विपरीत जवाब दिए थे, फिर भी वे मारे जा चुके थे। डर से कांपती आवाज में उसने कहा, मुझे नहीं पता। जुआन ने झट से उसका काम तमाम कर दिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, इस दुनिया में जीने का क्या फायदा जब तुम्हें ऐसी किसी चीज का अनुभव ही न हो। आपने ब्लैकविन स्टॉकेट के डाकुओं को सफलतापूर्वक ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स अर्जित किए हैं। अल्पविराम, एक डाकू से दूसरे डाकू का पीछा करते हुए वह अंततः उनके सरदार बाओ गैंग तक पहुंचा। हाँ, अब तुम्हारी बारी है। बाओ गैंग ने ठंडी सांस ली। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मेरी मौत तो तय है। आखिर सारे फैसले तो तुम्हारे ही हाथ में हैं। जब ऐसा है तो ये नाटक करने का क्या फायदा? मुझे मार ही दो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरे दोनों भाई मेरा बदला लेंगे। वे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जुआन ने धीरे से सिर हिलाया और फिर आह भरते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले हद से ज्यादा कर दिया था। अगर बाओ गैंग में थोड़ी सी भी समझदारी न होती तो वो रो पड़ता। कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं तो डर के मारे पैंट में ही पेशाब करने वाला था। तो चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपको एक ऐसा प्रश्न देता हूँ जिसका एक मानक उत्तर है। यदि आप सही उत्तर देते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको रिहा कर दूंगा। जुआन ने कहा, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? हालांकि बाओ गैंग जानता था कि ऐसा होने की संभावना कम है, फिर भी अपनी जान बचाने की चाहत ने उसे जुआन के खेल में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार जिंदा रहना एक बड़ी बात थी। वह दूसरों का पैसा लूट सकता था और उनकी पत्नियों के साथ सो सकता था। मरने के बाद वह इन चीजों का आनंद नहीं ले सकता था। जुआन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, बेशक मैं गंभीर हूँ। इस प्रश्न का एक मानक उत्तर अवश्य है। अगर आपको लगता है कि मेरा फैसला गलत है तो मैं आपको सही उत्तर भी बता दूंगा ताकि आप शांति से मर सकें। बाओ गैंग ने दांत पीसते हुए कहा, अपना सवाल पूछो। जुआन ने कहा, हर दिन 300 लीची की दावत के सामने बैठना। इसके बाद अगली पंक्ति क्या है? हे, मेरे क्षेत्र से आए इस प्राचीन कविता का उत्तर देना तो नामुमकिन है। हैरानी की बात यह थी कि बाओ गैंग की आंखें खुशी से चमक उठी। मुझे पता है, मुझे पता है। अगली पंक्ति है, मैं जीवन भर लिंगनान का आदमी रहूंगा। जुआन का मुंह खुला का खुला रह गया। बेशक इस दुनिया की संस्कृति उसकी अपनी दुनिया के प्राचीन चीन की संस्कृति से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दोनों दुनियाओं में एक ही तरह की कविताएं भी होंगी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह दूसरे कई प्रवासी पक्षियों की तरह अपनी साहित्यिक प्रतिभा दिखाने के लिए कविताओं की नकल नहीं कर सकता था? गलत। जुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना खंजर उठाया और बाओ गैंग पर वार करने की तैयारी की। बाओ गैंग गुस्से से चीख उठा, असंभव, मैंने वह कविता पहले भी सुनी है। लुओफू पर्वत के नीचे शाश्वत वसंत की दुनिया, ताजे तोड़े गए लोकाट और बेर, हर दिन 300 लीची की दावत के सामने बैठना, जीवन भर में लिंगनान का आदमी रहूंगा। मैंने इसे बिल्कुल सही समझा था। आप मुझे क्यों नहीं बताते कि मैं कहाँ गलत हूँ? जुआन ने ठंडे लहजे में कहा, अगली पंक्ति स्पष्ट रूप से, एक वर्ष में मैं 109, 500 लीची खाऊंगा है। ये गणित का प्रश्न है, कविता का नहीं। उसने अपना खंजर ऊपर उठाया और उसे नीचे की ओर घोंप दिया। तू धोखेबाज कमीना है। आपने बाओ गैंग को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने डाकुओं के सरदार के शरीर पर अपनी कटार साफ की और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अब तुम्हें पता चल गया है। गुल्लू, यूं कबीले के पहरेदार डर के मारे घबरा गए। क्या हमने इस आदमी को पहले भी डांटा नहीं था? धिक्कार है, हम तो गए काम से। हालांकि जुआन ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने बाओ गैंग और अन्य डाकुओं के शवों को लूटना शुरू कर दिया। जी शियाओक्सी को आश्चर्य हुआ कि वह क्या कर रहा है। बड़े भाई जू, क्या आप उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए उनके टोकन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? जुआन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं कीमती सामान की जांच कर रहा हूँ। धिक्कार है, उनके पास एक भी तांबे का सिक्का कैसे नहीं है? जी शियाओक्सी अवाक रह गई। यूं कबीले के रक्षक भी अवाक रह गए। जी शियाओक्सी ने कमजोर स्वर में समझाया, ये डाकू लूटपाट करने निकले हैं। मुझे नहीं लगता कि वे अपने साथ पैसे लेकर आएंगे। जुआन को ये शब्द पूरी तरह समझ में आए, लेकिन उनके दिल का दर्द कम नहीं हुआ। इतनी सारी परेशानियों से गुजरने के बाद, यहाँ तक कि जहर की बोतल का इस्तेमाल करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था। क्या आप उन रेज पॉइंट्स के बारे में पूछ रहे हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे? हे, क्या रेज पॉइंट्स को खाने की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? यह इस दुनिया में मान्य मुद्रा नहीं है। अपनी व्यर्थ खोज के बाद जुआन ने आखिरकार अपने पीछे कांपते हुए पहरेदारों को देखा। उसने जल्दी से चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए पूछा, मुझे लगता है कि आप सभी से भी एक सवाल पूछना मेरा अधिकार है। अब जब मैंने आपकी जान बचाई है तो आप मुझे इसका क्या प्रतिफल देंगे? यूं कबीले के रक्षकों को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्माएं शरीर से निकल रही हों। उन्होंने ब्लैकविन स्टॉकेट के डाकुओं का भयावह अंत देखा था और परिणामस्वरूप वे बुरी तरह से सदमे में थे। प्रश्न शब्द सुनते ही वे स्वतः कांप उठते थे। युवक वीर, हमारी मदद करने और हमारी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी सहायता के लिए मैं आपको 10,000 सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ। क्या आप यह व्यवस्था स्वीकार करेंगे? अब तक सन्नाटे में डूबी गाड़ी के भीतर से एक स्त्री की आवाज आई। एक कोमल हाथ ने दरवाजे के पर्दे हटाए और एक बेहद खूबसूरत महिला धीरे धीरे बाहर निकली। जुआन का मानना था कि उसने खूबसूरत महिलाओं के प्रति उच्च स्तर का प्रतिरोध विकसित कर लिया था। आखिर उसने अपने पिछले जीवन में फिल्मों, नाटकों और तरह तरह के इंटरनेट वीडियो में अनगिनत सुंदरियों को देखा था, है ना? चाहे चीनी हो, यूरोपीय हो, अमेरिकी हो या फिर टूटी, उसे लगता था कि रोजाना टिकटॉक वीडियो देखते देखते उसने दुनिया की सारी खूबसूरती देख ली है। इसलिए उसने राजधानी की नंबर 1 सुंदरी के खिताब को गंभीरता से नहीं लिया। शायद यह खिताब किसी देहाती गंवार ने गढ़ा था जिसे असली खूबसूरती का मतलब ही नहीं पता था।
जैसे ही उसने मैडम यू को अपनी गाड़ी से उतरते देखा, उसे एहसास हुआ कि वह बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। उसने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कितनी ही सुंदरियों को देखा हो, असल जिंदगी में किसी सुंदरी को देखने का प्रभाव बेजोड़ होता है। उसकी त्वचा किसी छोटी बच्ची की त्वचा से भी अधिक कोमल थी और ऐसा लगता था मानो उस पर दूध की एक पतली परत चढ़ी हो, जिससे वह छूने में चिकनी और मुलायम लगती थी। उसकी आंखें आकाश के अनगिनत तारों को प्रतिबिंबित करती हुई प्रतीत होती थी, जिससे एक ऐसी चमक निकलती थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उसका चेहरा एक बेदाग कलाकृति जैसा था और उसकी लंबी गर्दन उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। उसके बाल, जिन्हें कलात्मक रूप से जूड़े में बांधा गया था, उसे एक विशिष्ट परिपक्वता प्रदान कर रहे थे। जुआन की नजरें धीरे धीरे नीचे की ओर गईं और उसके सुडौल स्तनों पर टिक गईं। उसकी सफेद पोशाक कमर पर थोड़ी कसी हुई थी, जिससे उसकी पतली कमर और भी आकर्षक लग रही थी। उसके कूल्हे से कमर तक के वक्र इतने परिपूर्ण थे कि उन्हें देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। इतनी भव्यता के सामने जी शियाओक्सी भी अपनी हीन भावना को छिपा नहीं सकी। हालांकि उसके आसपास के लोग हमेशा उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, फिर भी वह जानती थी कि वह मैडम यू के परिपक्व और शालीन स्वभाव के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरती। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? जुआन की तीखी, परख भरी नजर के बावजूद मैडम यू ने अपना आपा नहीं खोया। इसके बजाय उनके होठों पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। हाँ, तुम वाकई खूबसूरत दिखती हो, जुआन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, लेकिन तुम मुझसे बस एक पायदान नीचे हो। पफ, जी शियाओक्सी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसका आंतरिक दुख पल भर में दूर हो गया। यू यानलुओ भी उतनी ही हैरान थी। उसे पुरुषों द्वारा उसकी सुंदरता की तारीफ करने की आदत थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी इतना स्वाभाविक व्यवहार नहीं किया था। आप तो बड़े दिलचस्प इंसान हैं, यू यानलुओ ने खिलखिलाते हुए कहा और अपने होठों को कोमल हाथों से ढक लिया। उनकी हंसी वसंत ऋतु के आगमन की तरह गर्म थी, मानो ठंड को दूर भगाकर फूलों को खिलने के लिए प्रेरित कर रही हो। आपका नाम क्या है? आपने अपना नाम चेंग शॉपिंग बताया, लेकिन वह महिला आपको बड़े भाई सु कहकर बुला रही है। मुझे लगता है कि आपका असली नाम जू ही होना चाहिए, है ना? अच्छा काम करने के बाद अपना नाम जाहिर करने की मेरी आदत नहीं है, जुआन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसने चेंग शॉपिंग का नाम इसलिए लिया था ताकि उसके अगले काम की जिम्मेदारी उसके सहपाठी पर आ जाए। चूकुल में उसकी स्थिति नाजुक थी। जब तक उसे वहां की स्थिति का ठीक से अंदाजा नहीं हो जाता, वह ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि वह उतना बेबस नहीं है जितना दूसरे उसे समझते हैं। यू यानलुओ ने चारों ओर बिखरे डाकुओं के शवों को देखा और उसके होंठ मोहक ढंग से ऊपर उठे। लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे अपना नाम नहीं बताएंगे, तो मैं आपको आपके हक की रकम कैसे दूंगी? जुआन ने हताशा में अपना सिर खुजाया। वह इस मामले को लेकर दुविधा में था। अंततः पैसा उसके लिए बहुत बड़ा प्रलोभन था। एक पल के लिए मेरे साथ आओ। उसने यू यानलुओ का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ खींच लिया। यू यानलुओ ने उस हाथ की ओर देखा जिसने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी, लेकिन वह चुप रही। यू कबीले के पहरेदारों की आंखें फटी रह गईं। वे जानते थे कि उनकी कुलमाता किसी भी पुरुष के संपर्क में आना पसंद नहीं करती थी, फिर भी उन्होंने इस बदमाश को बिना कुछ कहे उन्हें पकड़ने दिया। उनमें से कुछ ने उस दृष्ट व्यक्ति को अपनी कुलमाता को छोड़ने का आदेश देने पर विचार किया, लेकिन उसके हाथों डाकुओं द्वारा हाल ही में झेली गई पीड़ा की याद ने उनका साहस छीन लिया। जुआन ने यू यानलुओ को एक सुनसान कोने में खींच लिया और फिर बोला, सबसे पहले मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए। मैं ये बात 10,000 सोने के सिक्कों के लिए नहीं कह रहा हूँ। उसकी ओर तीखी नजर डालते हुए यू यानलुओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या तुम पहले मेरा हाथ छोड़ सकते हो? अध्याय 27, कीबोर्ड सम्राट के रूप में ये कहना अनावश्यक है कि मैं अपने रास्ते में आने वाले सभी शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा। अरे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं भूल ही गई, जुआन ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया और जल्दी से विषय बदल दिया। हम पहले कहाँ थे? ओह हाँ, तो मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ जो कोई अच्छा काम करने के बाद अपना नाम पीछे छोड़ दे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आप दिल से दयालु हैं। आपकी ईमानदारी को देखते हुए मुझे डर है कि आप अपने उपकारी का नाम जाने बिना ठीक से खा पी और चैन से सो नहीं पाएंगे। मैं कोमल हृदय की हूँ और मैं आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकती। इसलिए मैं एक अपवाद बनाने को तैयार हूँ और आपको अपना नाम बता रही हूँ। हालांकि आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप इसे किसी और को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि अपने इन अधीनस्थों को भी नहीं। यू यानलुओ की आंखों में एक चमक कौंधी। क्या तुम्हें उन पर शक है? मैं यह नहीं कहूंगी कि मुझे उन पर शक है, सावधानी बरतना पछताने से बेहतर है, जुआन ने जवाब दिया। मैंने शियाओक्सी से सुना है कि यू वंश पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली ताकत है, लेकिन आपके सुरक्षाकर्मी इतने कमजोर क्यों हैं? ऐसा नहीं था कि जुआन को मानवता पर विश्वास नहीं था, लेकिन यू यानलुओ जैसी शख्सियत जहां भी जाती, लोगों के दिलों में हलचल मचा देती। चौथे दर्जे के साधक के नेतृत्व में तीसरे दर्जे के साधकों का समूह उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था। यू यानलुओ ने उत्तर दिया, मेरे अन्य पहरेदारों के पास अन्य काम थे, इसलिए उन्हें कहीं और भेज दिया गया था। जुआन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। तुम्हारा मतलब यह है कि ब्लैकविन स्टॉकर के डाकुओं ने तुम पर उस समय हमला किया जब तुम्हारी सुरक्षा सबसे कमजोर थी? ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह महज एक संयोग है? भले ही गार्डों में कोई जासूस न हो, फिर भी वह जोखिम लेने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक और व्यक्ति को उसकी पहचान पता चलने का मतलब था कि चीजें बिगड़ने की संभावना और बढ़ जाती। यू यानलुओ ने धीरे से हंसते हुए कहा, आपकी बुद्धिमत्ता वाकई सराहनीय है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो निश्चित है। जुआन ने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया। बेशक, क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने उन बदमाशों को सिर्फ उंगलियों के एक इशारे से हरा दिया? मैं, जुआन, एक देवता की तरह हूँ जो अपने ऊंचे स्थान से दुनिया को देख रहा है। मेरे ऊपर कोई विशाल आकाश नहीं है। दुनिया में लाखों कीबोर्ड के महारथी हैं, लेकिन वे सभी मुझे प्रणाम करते हैं। कीबोर्ड सम्राट होने के नाते ये कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी खुद को मेरे बराबर नहीं समझ सकता। मेरी उपस्थिति में कौन खुद को अजेय घोषित करने की हिम्मत करेगा? यू यानलुओ ने उसे मूर्खतापूर्वक घूर कर देखा। तलवार अमर, तलवार सम्राट, ये व्यक्ति वास्तव में काफी रहस्यमय था। हालांकि उसकी साधना उस स्तर पर नहीं थी जिसका उसने दावा किया था, उसका आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से एक विशेषज्ञ के बराबर था। 1. तुम्हारा नाम जुआन है? यू यानलुओ ने पूछा। तुम कहाँ रहते हो? मैं अपने आदमियों से सोना तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। उसके सुझाव से जुआन परेशान हो गया। सच कहूं तो चू वंश का दामाद होना उसे काफी शर्मनाक लगता था। साथ ही वह नहीं चाहता था कि चू वंश के लोगों को उसके बारे में पता चले। क्यों न तुम मुझे अपना पता बता दो, मैं खाली होते ही आकर अपना इनाम ले लूंगा।
मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। यू यानलुओ को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि जुआन अपने निवास को गुप्त रखना पसंद करता था। उसने अपने वस्त्र से एक जेड टोकन निकाला और उसे देते हुए कहा, लो इसे ले लो। जुआन ने जेड का वह टोकन उठाया और उसे ध्यान से देखा। वह बर्फ जैसा सफेद था जिस पर एक अपरिचित जानवर की बारीक नक्काशी की गई थी। उसमें अभी भी यू यानलुओ की महक और गर्माहट बाकी थी। ये देखकर उसने अनजाने में पूछा, क्या ये तुम्हारे प्यार का प्रतीक है? जुआन की बेअदबी भरी टिप्पणी से यू यानलुओ को कोई ठेस नहीं पहुंची। इसके बजाय उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम इतने कमजोर नहीं हो, लेकिन अगर तुम मेरे लायक बनना चाहते हो तो तुम्हें अभी कई साल कड़ी मेहनत करनी होगी। यह जैद का चिन्ह एक प्रतीक है। इसे मेरे आदमियों को दिखाओ, वे तुम्हें जाने देंगे। जुआन ने जैद का टोकन अपने वस्त्र में रख लिया। तो फिर इसका इंतजार करो, कुछ सालों बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दूंगा, तुम्हारा प्रेमी बनने के लिए। यू यानलुओ खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे इस युवक का सीधा साधा रवैया काफी पसंद आया। वे दोनों वापस गाड़ी की ओर चल पड़े। जी शियाओक्सी पहरेदारों के पास बैठी उनके घावों पर पट्टी बांध रही थी। जुआन डर के मारे उछल पड़ी और बोली, ये चल फिर कैसे पा रहे हैं? जी शियाओक्सी ने अपनी आंखें झपकाईं। मैंने उन पर लगी पाबंदियां हटा दी। उनके घाव काफी गंभीर थे और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी। धन्यवाद मिस जी, पहरेदारों ने विनम्रता से कहा। वे इस बात से हैरान थे कि इतनी सौम्य स्वभाव वाली महिला उस दुष्ट और शैतानी शख्स के साथ क्यों जुड़ी हुई है। अगर वह उसके बहकावे में आ गई तो क्या होगा? जुआन को नाराज करने के डर से उन्होंने अपनी आशंकाओं को जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। अगर आघातों से इतनी आसानी से उबरा जा सकता तो उन्हें आघात कहा ही नहीं जाता। आपने पहले बताया था कि आपके पिता दिव्य चिकित्सक जी डेंटू हैं। यू यानलुओ ने जी शियाओक्सी को गौर से देखा। भोली भाली सुंदरता से भरपूर यह युवती वाकई मनमोहक थी। हाँ बिल्कुल, जी शियाओक्सी ने शर्माते हुए जवाब दिया। यू यानलुओ की परिपक्व शालीनता से वह थोड़ी असहज महसूस कर रही थी और सीधे उसका सामना करने में उसे कठिनाई हो रही थी। मैंने दिव्य चिकित्सक जी की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत समय से सुना था। मुझे नहीं लगा था कि उनकी इतनी सुंदर और प्रतिभाशाली पुत्री होगी। आज आपकी सहायता के लिए मैं वास्तव में आपका धन्यवाद करती हूँ। यू यानलुओ ने उनके सामने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। दरअसल मैंने कुछ खास नहीं किया। जी शियाओक्सी ने घबराकर सिर झुकाया। अरे हाँ, मेरे पिताजी आपको बहुत पसंद करते हैं। मुझे लगा था कि आप दोनों पहले मिल चुके होंगे। यू यानलुओ को हंसी आ गई। उसे याद नहीं था कि वह दिव्य चिकित्सक जी से पहले कभी मिली थी। अनगिनत पुरुष उससे मिलने के बाद भी उसके बारे में कल्पना करते रहे, लेकिन उनमें से बहुत कम ही उस पर कोई प्रभाव छोड़ पाए। शायद जी डेंटू भी उनमें से एक था। हालांकि अपनी बेटी के सामने इस बात का जिक्र करना शायद उचित नहीं था, इसलिए उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हो सकता है हम पहले मिले हों। दुर्भाग्य से हाल ही में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए मेरी याददाश्त थोड़ी धुंधली हो गई है। दूर से घोड़ों के खुरों की आहट सुनाई दी। जुआन का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन यू यानलुओ ने उसे तुरंत दिलासा दिया, चिंता मत करो, वे मेरे ही लोग होंगे। मैं तुम्हारे कुल की आंतरिक राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। ये बहुत पेचीदा है। अलविदा, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे यू कुल के निवास पर आकर अपना मुआवजा ले आऊंगा। इतना कहकर जुआन जल्दी से चला गया और जी शियाओक्सी को अपने पीछे खींच लिया। अरे, हम ऐसे ही जा रहे हैं? जी शियाओक्सी अचानक हुए इस प्रस्थान से अचंभित रह गई। कुछ पल पहले तो दोनों की आपस में खूब अच्छी बनती थी। पहले मेरे साथ चलो, जुआन ने जिद की। जी शियाओक्सी ने बेरुखी से जवाब दिया, लेकिन खुद को घसीट कर ले जाने दिया और पीछे से अलविदा कहती हुई चली गई। जाते हुए जोड़े को देखकर यू यानलुओ की खूबसूरत आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। वह वाकई एक दिलचस्प लड़का है। जी शियाओक्सी को पहाड़ी घाटी से घसीटकर जंगल में ले जाया गया। जुआन को अभी भी उसके हाथ पकड़े देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। तुम्हारे हाथ में फिर से जहर लग गया है। जुआन अविचलित रही। क्या आपके पास कोई और इलाज नहीं है? आप मुझे ठीक कर सकते हैं। ओह, जी शियाओक्सी ने जवाब दिया। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने पलकें झपकाईं। इस स्थिति में कुछ गड़बड़ थी। उसके पिता द्वारा बनाया गया पदार्थ उसे शोषण से बचाने के लिए था, लेकिन इस व्यक्ति ने फिर भी बेशर्मी से उसके शरीर को छुआ और उससे एंटीडोट भी मांगा। जब वे सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गए, तो जुआन ने उसे नीचे उखड़ू बैठने की स्थिति में खींच लिया और घाटी का निरीक्षण करने के लिए मुड़ गई। जी शियाओक्सी ने विषनाशक निकाला और जुआन के हाथ पर थोड़ा और लगा दिया। लगाते हुए उसने उत्सुकता से पूछा, हमें भागने की जरूरत क्यों पड़ी? जुआन ने जवाब दिया, आपने बताया कि मैडम यू ने अभी अभी अपने पति को खोया है। उसके तुरंत बाद उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई उन्हें जान से मारने की साजिश रच रहा है, और संभवतः यू परिवार के अंदरूनी लोग भी इसमें शामिल हैं। ये निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि ये अतिरिक्त सैनिक उन्हें बचाने आए हैं या मारने। किसी भी हालत में हमारे लिए यही बेहतर है कि हम इस झंझट में न पड़ें। चू कबीले के साथ उनकी स्थिति पहले से ही काफी खराब थी। एक और प्रमुख कबीले की राजनीति में उलझने से उनका पतन और भी तेज हो जाएगा। जी शियाओक्सी ने जुआन की बात का सार समझ लिया। उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने इस स्थिति के बारे में इतना गहराई से नहीं सोचा था। वाह बड़े भाई जू, आप वाकई बहुत बुद्धिमान हैं। अरे हाँ, जुआन ने इतराते हुए अपना सिर झुकाया। इतनी सुंदर महिला से तारीफ पाना उसे अच्छा लगा और वह बेसब्री से और तारीफों का इंतजार करने लगा। हालांकि जी शियाओक्सी उसके हाथ की देखभाल में इतनी मग्न थी कि उसे कोई तारीफ नहीं मिली। निराशा से आह भरते हुए जुआन ने अपना ध्यान वापस पर्वतीय घाटी की ओर मोड़ा। सुनहरे कड़ाई वाले सफेद वस्त्र पहने शूरवीरों का एक समूह रथ की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उनके वीर रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे काफी शक्तिशाली साधक हैं। उनमें से कई लोगों का दबदबा इतना गहरा था कि वे ब्लैकविंड स्टॉके के तीसरे मास्टर से भी कहीं अधिक प्रभावशाली प्रतीत हो रहे थे। शूरवीरों के समूह का नेता एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसकी भौहें नुकीली थी। उसकी आंखें गंभीर प्रतीत होती थी, लेकिन उसकी करीने से संवारी हुई मूंछें उसके रूप को सौम्य बनाती थी और उसे एक विद्वान का आभास देती थी। भाभी, देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आशा है आप सुरक्षित होंगी। यू यानलुओ को देखते ही वह व्यक्ति अपने घोड़े से कूदकर उनकी ओर दौड़ा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। क्या वो उसका देवर है? जुआन ने बुदबुदाते हुए कहा। यू यानलुओ के पति के अभी अभी गुजर जाने के बाद एक जवान खूबसूरत विधवा को उसके आकर्षक दिलकश देवर के साथ देखना, स्थिति को और गहराई से समझने की उत्सुकता होना लाजमी था। शियाओक्सी, वह सामने कौन है? जी शियाओक्सी ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। वह अभी छोटी थी और ऐसा भी नहीं था कि वह अपना समय दूसरों के मामलों में ताक झांक करने में लगाती हो। उसके लिए यू कुल के जटिल रिश्तों से परिचित न होना बिल्कुल स्वाभाविक था।
यू यानेलुओ ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, चलो पहले शहर चलते हैं। वह तेजी से मुड़ी और अपनी गाड़ी में बैठ गई। मूंछों वाला आदमी मैदान में अकेला खड़ा रह गया। उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था, लेकिन उसने तुरंत उसे काबू में कर लिया और अपने अधीनस्थों को घायलों को घोड़ों पर चढ़ाने का इशारा किया। ये काम हो जाने के बाद उसने समूह को रवाना होने का आदेश दिया। अपने घोड़े को गाड़ी के बगल में रोकते हुए मूंछों वाले आदमी ने खिड़की से पूछा, भाभी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ब्लैकविन स्टॉकेट के उन डाकुओं को कैसे मारा गया? मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, यू यानेलुओ ने सुस्ती से जवाब दिया। उसकी प्रतिक्रिया पर मूंछों वाले व्यक्ति ने गहरी भौहें चढ़ाईं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जुआन ने उनकी बातचीत को देखते हुए लापरवाही से अपने जबड़े पर हाथ फेरा। कुछ ही देर बाद जुआन और जी शियाओक्सी बिना किसी घटना के वापस शहर लौट आए। शहर पहुंचकर उसने जुआन की ओर देखकर कहा, बड़े भाई जू, आप मेरे साथ घर चलिए, मैं अपने पिता से आपकी हालत देखने के लिए कहूंगी। बोलते बोलते उसकी निगाहें अनजाने में उसके गुप्तांगों की ओर चली गईं। जुआन का चेहरा उतर आया, क्या तुम हर बार ऐसा ही करोगे? जुआन ने दिव्य चिकित्सक जी से मिलने का इरादा किया था और उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। अंधेरा होने लगा था। वह सोच रहा था कि क्या चू कबीले ने अपने महल में किसी तरह का कर्फ्यू लगा रखा है और अगर वह देर से लौटा तो क्या उसे अंदर जाने से रोक दिया जाएगा? अगर ऐसा है भी तो मुझे शियाओक्सी को रात भर अपने घर में ठहराने के लिए मना लेना चाहिए, है ना? उसके पिता के स्वभाव को याद करते ही उसकी योजना कम कारगर लगने लगी। जी निवास की ओर जाते समय वह इन चिंताओं में डूबा रहा। अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, मिस जी वापस आ गई हैं, मिस जी वापस आ गई हैं। जी निवास के बाहर डेरा डाले हुए लोगों की भीड़ तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गई। मिस जी, इधर आइए, कृपया एक नजर डालिए। मिस जी, कृपया पहले मेरी जांच कीजिए, मैं यहाँ सबसे पहले पहुंचा था। मिस जी, मेरी बीमारी बाकी लोगों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। अल्पविराम। जी शियाओक्सी के लिए इतने सारे लोगों से घिरे होने का ये पहला अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी वह सहज महसूस कर रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने आदेश दिया, शांत हो जाए सब लोग, कतार में लग जाए, मैं आप सभी को एक एक करके देखूंगी। जुआन सचमुच प्रभावित हुआ। उसने चेन शॉपिंग से सुना था कि जी शियाओक्सी शहर के लोगों में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन उसे स्वयं देखकर ही उसे वास्तव में समझ आया कि जनता का प्यार पाने का क्या अर्थ होता है। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति उससे दिल से प्यार करता था और उसका सम्मान करता था। इसके बावजूद जुआन इसका समर्थन नहीं करती थी। ये लड़की हर तरह से अच्छी थी, सिवाय उसके कोमल स्वभाव के। ये लोग स्पष्ट रूप से उसकी दयालुता का फायदा उठाकर मुफ्त इलाज करवा रहे थे। इसीलिए दिव्य चिकित्सक जी ने पहले उनके साथ इतनी सख्ती बरती थी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अध्याय 28, गूंगी लड़की। बड़े भाई जू, आप पहले अंदर जाकर मेरे पिताजी को ढूंढिए, उन्हें बताएं कि आप मेरे दोस्त हैं। यहाँ के मरीजों का इलाज खत्म करने के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। जी शियाओक्सी ने अपने सामने जमा भीड़ को संभालते हुए जुआन से माफी मांगते हुए कहा। जरूर, जुआन ने वैसे भी यही योजना बनाई थी। अगर वह जी शियाओक्सी और दिव्य चिकित्सक जी को अपने बारे में आपस में बात करने देता तो उसके द्वारा गढ़े गए झूठ जल्दी ही बेनकाब हो जाते। जी निवास का प्रवेश द्वार खाली था, क्योंकि पहले रोगियों की भीड़ ने उसे अवरुद्ध कर रखा था और अब वे जी शियाओक्सी के चारों ओर जमा हो गए थे। सामने रखी झूला कुर्सी भी खाली थी। स्पष्टतः दिव्य चिकित्सक जी अपने निवास में विश्राम करने चले गए थे। जुआन ने अपने आने का कारण बताया और एक नौकर उसे तुरंत एक आंगन में ले गया। एक कमरे की ओर इशारा करते हुए नौकर ने कहा, मालिक जी अंदर हैं, आप अकेले अंदर जा सकते हैं। दिव्य चिकित्सक जी औषधि बनाने के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र मानते थे और सेवकों को वहां प्रवेश करने से मना करते थे। बाहरी लोगों द्वारा दिव्य चिकित्सक जी को नुकसान पहुंचाने की आशंका निराधार थी। ब्राइटन मून नगर में कोई भी यहाँ दखल देने की हिम्मत नहीं करता था। जुआन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और कमरे में प्रवेश किया। उसे अंदर से भद्दी हंसी सुनाई दी और उसका चेहरा अजीब तरह से बिगड़ गया। कुछ और कदम चलने पर उसने देखा कि दिव्य चिकित्सक जी औषधि नहीं बना रहे थे, बल्कि वे एक कुर्सी पर लेटे हुए एक संदिग्ध सी दिखने वाली किताब को देख रहे थे। संभवतः ये वही कामुक किताब थी जो उन्हें सुबह रिश्वत के तौर पर दी गई थी। दिव्य चिकित्सक के विकृत भाव और रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी ने जुआन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस अशिष्ट डेढ़ उम्र के व्यक्ति ने जी शियाओक्सी जैसी प्यारी बेटी को कैसे जन्म दिया। आप मेरी उम्मीद से जल्दी लौट आए, क्या आपने सारे गौबाव इकट्ठा कर लिए? दिव्य चिकित्सक जी की नजरें एक पल के लिए भी किताब से नहीं हटी, फिर भी वे जुआन को सही सही पहचान पाए। मैं अपने साथ कोई गौबाव नहीं लाई थी, जुआन ने जवाब दिया। छी, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मेरी किताब पढ़ते समय मुझे परेशान मत करो। दिव्य चिकित्सक जी ने अधीरता से जुआन को दूर जाने का इशारा करते हुए आराम से एक पैर हिलाया। जुआन ने नोटों का एक गट्ठा निकाला और उन्हें लहराते हुए कहा, मेरे पास भले ही कोई गौबाव एक तरह का सिक्का न हो, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, क्या आप इन्हें लेना चाहेंगे? हे भला, मैं अपने दरवाजे पर आए पैसों को क्यों ठुकराऊं? दैवीय चिकित्सक जी तूफान की तरह अपनी कुर्सी से उछले और जुआन के हाथों से नोट छीन लिए। उनकी कीमत ठीक 100 चांदी के सिक्के थी। तुम पहले तो गरीब थे, अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? और ये नोट मुझे कुछ जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? ये शब्द सुनकर जुआन को पसीना आने लगा। क्या ये आदमी पैसों का इतना दीवाना है कि अपने ही नोटों को पहचान नहीं पा रहा? उसे डर था कि कहीं दिव्य चिकित्सक जी को पता न चल जाए कि उसने ये नोट जी शियाओक्सी से लिए हैं, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ा। मैंने आपको परामर्श शुल्क दे दिया है, अब मेरी देखभाल करने की आपकी बारी है। दिव्य चिकित्सक जी ने नोटों को अपने कपड़ों में छिपा लिया। ठीक है, चूंकि आपने पैसे सीधे मेरे हाथों में सौंप दिए हैं, तो मैं कृपा करके आपको इन्हें देखने में मदद करता हूँ। अपनी पैंट उतारो। जुआन अचंभित रह गई। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम अपनी पैंट नहीं उतारोगी तो मैं तुम्हारी हालत की जांच कैसे करूंगा? दिव्य चिकित्सक जी ने जुआन को तिरस्कार भरी नजर से देखा। तुम कोई बच्ची तो हो नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें निहारने में इतनी दिलचस्पी है? क्या आज सुबह आप मेरी हालत को एक नजर में ही नहीं समझ पाए? जुआन के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि उसे एक दूसरे आदमी के सामने अपनी पैंट उतारनी पड़ेगी। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि तुम्हारे शरीर पर एक मुहर लगी हुई है। अगर मैं ध्यान से न देखूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह किस प्रकार की मुहर है? दिव्य चिकित्सक जी ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर तुम इसे हटाना नहीं चाहते तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं करूंगा। जुआन रोते हुए बोला।
उसका भविष्य इसी पर टिका था, इसलिए उसे फिलहाल अपना स्वाभिमान एक तरफ रखना पड़ा। जिस तरह से वह अधेड़ उम्र का आदमी अपनी कामुक पत्रिका देखते हुए खुश दिख रहा था, उसे यह मानना सुरक्षित था कि वह समलैंगिक नहीं था। ओह, ये तो काफी नाजुक लग रहा है, दिव्य चिकित्सक जी ने लापरवाही से टिप्पणी की। जुआन के चेहरे पर काले धब्बे छा गए। अगर मैं तुम्हारा मुकाबला न कर पाती तो अब तक तुम्हें जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीट चुकी होती। दिव्य चिकित्सक जी अपनी कुर्सी पर लौट आए और बोले, चिंता मत करो, तुम पर महान यज्ञान नाड़ी विच्छेदन हथेली का प्रहार हुआ है, जिससे तुम्हारा विकास प्रभावित हुआ है। जैसे ही तुम्हारे शरीर पर लगी मुहर हट जाएगी, तुम वापस सामान्य हो जाओगे। जुआन बेहद खुश हो गया। अभी भी उम्मीद बाकी है। उसने जल्दी से अपनी पैंट ऊपर खींची और पूछा, ये ग्रेट यज्ञान पल्स सेवरिंग पाम क्या है? मैं इस मुहर से कैसे छुटकारा पाऊं? दिव्य चिकित्सक जी ने उत्तर दिया, मेरी जानकारी के अनुसार ये राजमहल में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक शक्तिशाली सील लगाने वाली हथेली की प्रहार विधि है। जैसे ही आप अपनी साधना को मास्टर स्तर तक बढ़ा लेंगे, आप आसानी से इस सील को तोड़ सकेंगे। जुआन का खून खौल उठा। अगर बदले में उसे वही घिसा पिटा जवाब मिल रहा था, तो इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? मुझे पहले से ही पता है, अगर मैं इतनी आसानी से मास्टर बन सकता तो आपसे सलाह लेने की जहमत ही न उठाता। मेरे पैसे लौटा दो। लगता है दिव्य चिकित्सक के रूप में आपकी प्रतिष्ठा महज एक बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। हे, दुनिया में कुछ ही ऐसे गुरु हैं, अगर तुम किस्मत से उस स्तर तक पहुंच भी गए तो मुझे लगता है कि तब तक तुम्हारी मौत करीब होगी। तुम उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। दिव्य चिकित्सक जी ने खुशी से उसका उपहास किया। छोड़ो भी, तुम्हारी दयनीय हालत देखकर मेरे पास तुम्हारा इलाज करने का एक और तरीका है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। ये दूसरा रास्ता क्या है? चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं इसे जरूर करूंगा। जुआन राहत से लगभग रो पड़ा। जब उसे लगा कि वह एक बंद गली में पहुंच गया है, तभी उसके सामने एक नया दरवाजा खुल गया। छी, तुम्हारी क्षमताओं को देखते हुए तुम भला क्या कर सकते हो? दिव्य चिकित्सक जी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। छोड़ो, मैं खुद ही उपाय ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, तभी मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्या? लेकिन मैंने तो आपको इलाज की फीस पहले ही दे दी है, जुआन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। इलाज की फीस क्या? इसे परामर्श शुल्क इसीलिए तो कहते हैं। दिव्य चिकित्सक जी ने जुआन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा। मैं अभी जो बता रहा हूँ वही इलाज की फीस है। क्या तुमने पहले कभी किसी चिकित्सक को नहीं देखा? जुआन को आखिरकार समझ आ गया कि इस अधेड़ उम्र के आदमी के दरवाजे पर हर दिन इतने सारे मरीज क्यों आते थे। हालांकि अभी इस बारे में चिंता करने का समय नहीं था। इसके बजाय उसने पूछा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सुंदर महिलाओं की डिडोस वन इकट्ठा करने के अलावा मेरे जीवन में कोई शौक नहीं है। इससे पहले कि दिव्य चिकित्सक जी अपनी बात पूरी कर पाते, जुआन ने तिरस्कार पूर्वक बीच की उंगली उठाकर उन्हें रोक दिया। तुम कितने घृणित व्यक्ति हो। अब तुम इलाज नहीं करवाना चाहते? दिव्य चिकित्सक जी ने उपहास व्यक्त किया। जुआन ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। आदरणीय चिकित्सक, कृपया बोलना जारी रखें। अब ठीक है, अगर आप क्लाउड मिडस्ट कमांडरी की युयानलुओ का डडोल ला सके। दिव्य चिकित्सक जी ने झट से अपना सिर हिलाया। छोड़ो भी मत, तुम शायद ब्राइटन मून शहर से कभी बाहर निकले ही नहीं हो, तो भला ऐसी महान हस्ती से तुम्हारा सामना कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं, चुवंश की मुखिया किनवानरू, ब्राइटन मून अकादमी की शिक्षिका शान लियोयू या अमर निवास की दरबारी की मुले। खैर, अगर तुम इनमें से किसी एक का भी डडोल ला सको तो मैं उसे इलाज की फीस मान लूंगा। जुआन की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसने आखिरी दो के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वह किनवानरू को जानता था। उसने घबरा कर कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ब्राइटन मून ड्यूक को उसकी पत्नी में तुम्हारी दिलचस्पी के बारे में पता चल गया? वह तुम्हें जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटेगा। वह मेरे लिए कौन है? क्या मैं उससे डरता हुआ दिखता हूँ? दिव्य चिकित्सक जी ने गर्व से उत्तर दिया। अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो तुम खुद ही उनके डिडोस क्यों नहीं हासिल कर लेते? जुआन ने उपहास उड़ाया। दिव्य चिकित्सक जी ने गला साफ करते हुए उत्तर दिया, आखिर मैं एक दिव्य चिकित्सक हूँ, मुझे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है। मैं ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता हूँ? ध्यान से सुनो, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। अगर किसी और को पता चला तो मैं न सिर्फ इसे स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे स्तंभन दोष के बारे में पूरे शहर को पता चल जाए। जुआन गुस्से से आग बबूला हो गई। आखिर तुम किस पर दोषारोपण कर रही हो? दिव्य चिकित्सक जी ने जुआन की गुप्तांग को घूरते हुए कहा, तो फिर तुम इसे खड़ा करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हे, तुम कोई बहुत खूबसूरत महिला तो हो नहीं, तुम्हारे लिए उत्तेजित होना तो मेरा पागलपन ही होगा। जुआन गुस्से में चिल्लाई। दिव्य चिकित्सक जी ने जुआन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, इतना जिद्दी मत बनो। जो मैं तुमसे करने को कह रहा हूँ उसे पूरा करो और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर से स्वस्थ हो जाओ। जुआन के चेहरे पर अनेकों भाव उमड़ पड़े। उसने अनिच्छा से सहमति दे दी। ठीक है। अपनी खुशी के लिए उसे हर संभव प्रयास करना पड़ा। जुआन को पता ही नहीं चला कि वह जी निवास से कैसे निकला। उसका दिमाग अपने नए सौंपे गए बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन में इतना मग्न था कि वह जी शियाओक्सी को विदाई देना भी भूल गया। उसने शांग लियू और किनमोली के बारे में नहीं सुना था, लेकिन किनवानरू गह पूर्वज भवन में हुई घटना को याद करते हुए उसने जी डेंटू के घटिया खान पान की आदतों को कोसा। किनवानरू बेशक खूबसूरत थी, लेकिन उसका स्वभाव बेहद खराब था। इसके अलावा किनवानरू उसकी सास थी। अगर वह उसकी दुदू चुराते हुए पकड़ा जाता, चू झोंगतियान को छोड़ो, चू चुयान भी उसे जिंदा ही छील देती। उस भयावह दृश्य की कल्पना मात्र से ही उसने उस संभावना को तुरंत खारिज कर दिया। अब बची थी युयानलुओ। ये एक बड़ा संयोग था कि उसने कुछ समय पहले ही उसकी जान बचाई थी, लेकिन अगर वह उसके दरवाजे पर दस्तक देकर उसके अंतर्वस्त्र मांगे तो क्या उसे तुरंत उसके घर से बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा? धिक्कार है उस विकृत बूढ़े आदमी पर, उसने ऐसे घिनौने शब्दों का प्रयोग क्यों किया? जुआन के जाने के कुछ ही देर बाद जी शियाओक्सी ने आखिरकार अपने सभी मरीजों का इलाज पूरा कर लिया और दौड़कर घर लौट आई। लेकिन वहां सिर्फ उसके पिता ही बचे थे। वह कहाँ हैं? कौन? दिव्य चिकित्सक जी ने पूछा। जुआन, वो अंदर नहीं आया, जी शियाओक्सी ने चिंता से पूछा। अरे, वो आदमी, मैंने उसे पहले ही भेज दिया है। दिव्य चिकित्सक जी ने अपनी बेटी को संदेह भरी निगाहों से देखा। तुम उसे जानती हो? हाँ, मेरी मुलाकात उनसे रास्ते में हुई थी, उन्होंने मेरी मदद की, जी शियाओक्सी ने जवाब दिया।
दिव्य चिकित्सक जी के माथे पर शिकन पड़ गई। भविष्य में उससे दूर रहना। दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं होता। मैं जानता हूँ कि उसके दिमाग में किस तरह के गंदे विचार चल रहे हैं। जी शियाओक्सी का चेहरा लाल हो गया। वह बाकी पुरुषों जैसा नहीं है। दिव्य चिकित्सक जी मुस्कुराए। हे, वह वाकई दूसरे पुरुषों से अलग है। मुझे लगता है कि यह ठीक ही है। उसके साथ समय बिताने में तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं है। अपने पिता की बातों से जी शियाओक्सी ने अनुमान लगाया कि जुआन की बीमारी का पता चल चुका है। उसने चिंता से पूछा, क्या उसका इलाज हो सकता है? बेशक। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिता कौन है? दिव्य चिकित्सक जी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गर्व से कहा। लेकिन उनकी हालत थोड़ी चिंताजनक है। मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी शियाओक्सी के होठों पर मुस्कान खिल उठी। हाँ, मुझे पिताजी की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। वैसे मुझे कुछ असरफ वुल्फ गौबाव मिल गए हैं। क्या आप उन्हें अपनी औषधि के लिए सामग्री के रूप में नहीं खोज रहे थे? दिव्य चिकित्सक जी चौंक गए। वे जल्दी से सामान की जांच करने गए और देखा कि वास्तव में वहां असरफ वुल्फ गौबाव थे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम वुल्फ वैली गए थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? तुम्हें इस तरह के जोखिम में नहीं पड़ना चाहिए। उसने अपनी बेटी को जंगली जानवरों को भगाने के लिए कुछ दिया था, लेकिन अगर वह किसी असरफ भेड़िए को उकसाकर मार देती तो बाकी भेड़िए आंखें बंद नहीं करते। वह खुद को बड़े खतरे में डाल सकती थी। जी शियाओक्सी ने प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। चिंता मत करो, मैंने उन असरफ भेड़ियों का शिकार नहीं किया। मैंने उन्हें किसी और से खरीदा है। डिवाइन फिजिशियन जी heaved a sigh of relief. Then something tickled his curiosity. Who so capable as to be able to gather so many gobaos? पहले तो बड़े भाई जो अंदर आए थे, उन्होंने आपको बताया नहीं? जी शियाओक्सी ने हैरानी से पूछा। आपने इन्हें जुआन से खरीदा? दिव्य चिकित्सक जी को तुरंत कुछ गड़बड़ का आभास हो गया। उन्होंने जल्दी से अपने पास मौजूद नोट निकाले और पूछा, उसने इन्हें कितने में बेचा? लगभग 12 चांदी के सिक्के प्रत्येक। जी शियाओक्सी हकलाते हुए बोली। अरे यार, उस बदमाश ने तुम्हें इतनी ऊंची कीमत पर बेच दिया। उसके हाथ में मौजूद नोट मानो उस पर हंस रहे थे। आखिर उस जैसे बाज को एक मामूली कीड़े ने कैसे हरा दिया? असल में ये इतना महंगा नहीं है। ये चीजें बाजार में आसानी से नहीं मिलती। जी शियाओक्सी ने शर्म से चेहरा और हाथ लाल करते हुए जवाब दिया। उसे खुशी थी कि उसने थोड़ी कम कीमत बताई थी, वरना उसके पिता बड़े भाई जू को कभी माफ नहीं करते। मैंने ऐसी मूर्ख बच्ची को जन्म कैसे दे दिया? दिव्य चिकित्सक जी रोते हुए अपने कमरे की ओर लड़खड़ाते हुए वापस लौटे। उनकी बेटी के चेहरे पर वह भोलापन उन्हें व्याकुल करने के लिए काफी था। एक डुडो अतीत के युग में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले अंतर्वस्त्र को कहते हैं। आप इस समय उस अध्याय से पुराना अध्याय पढ़ रहे हैं जिसे आपने बुकमार्क किया है। पिछला अध्याय। टिप्पणियां 2:1। एक टिप्पणी जोड़ने। ये टिप्पणी सबमिट करके मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने इसे पढ़ लिया है और स्वीकार कर लिया है। डॉट। संबंधित उपन्यास। अध्याय 29। छोटी चाची और उसकी करीबी दोस्त। जी शियाओक्सी ने जवाब में जीभ बाहर निकाल दी। ऐसा करते हुए उसकी नजर कुर्सी पर रखी किताब पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगी। एक पन्ने की सामग्री देखते ही उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। वह दौड़कर अपने पिता के पास गई और चिल्लाए, पिताजी, आप इस तरह की अनुचित चीजें कैसे पढ़ सकते हैं? अगर मेरी छोटी चाची ने इसे देख लिया तो वह फिर से आपसे बहस करने लगेंगी। तभी जी डैंगटू को याद आया कि वह अपना सामान घर पर ही भूल गया है। उसने झट से जी शियाओक्सी के हाथों से किताब छीन ली और ताना मारते हुए बोला, हम्फ, मैं तुम्हारी माँ से बहुत पहले ही अलग हो चुका हूँ। तुम्हारी छोटी चाची मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी शियाओक्सी ने गुस्से से पैर पटका। तुम्हारे हमेशा ऐसे बर्ताव करने की वजह से ही छोटी चाची अब यहाँ नहीं आती। पुई, उसे यहाँ कौन बुलाना चाहता है? तुम्हें पता नहीं आजकल मैं कितना बेफिक्र हूँ। जी डैंगटू ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए बात को टाल दिया। आज रात जल्दी सो जाओ, कल तुम्हें अकादमी वापस जाना है। तब देखते हैं तुम अपनी छोटी चाची से कैसे शिकायत करते हो। जी डैंगटू दौड़कर अपने कमरे में वापस गया और शरण लेने के लिए दरवाजा बंद कर लिया। जुआन अभी चू कबीले की जागीर में वापस ही लौटा था कि अचानक उसे एक सूचना मिली। आपने जी डैंगटू को ट्रोल करके 345 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन एक छोटे बच्चे की तरह खिलखिला उठी। ऐसा लग रहा था कि दिव्य चिकित्सक जी को आखिरकार पता चल गया था कि जी शियाओक्सी को गौबाव किसने बेचे थे। सच कहे तो उस भली युवती को धोखा देने के लिए उन्हें थोड़ा सा अपराध बोध भी हुआ। अपने कमरे में लौटकर जुआन ने पानी का एक कटोरा लिया और लॉटरी में हाथ आजमाने से पहले की जाने वाली प्रथा के अनुसार अपना चेहरा और हाथ धोए। तभी अचानक एक बूढ़े व्यक्ति के आने से उसकी गतिविधि बाधित हुई। वह बूढ़ा व्यक्ति साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था। उसके कपड़ों में कहीं भी सिलवट नहीं थी। उसके सफेद बाल करीने से कंघी किए हुए थे, जो उसके सख्त स्वभाव को दर्शाते थे। जुआन उसकी उपस्थिति देखकर चौंक गया। उसे धुंधला सा याद था कि यह आदमी चू कबीले का बटलर होंगझोंग था। वह एक वफादार और जिम्मेदार व्यक्ति था जिस पर चू कबीले के मुखिया को गहरा भरोसा था। क्या कुछ गड़बड़ है? जुआन ने पूछा। होंगझोंग ने जुआन को ध्यान से देखा और फिर उसके अचानक प्रकट होने का कारण बताया। गुरुजी के निर्देशानुसार चोटों से पूरी तरह ठीक होने के बाद आपको अकादमी जाना है। शॉपिंग कल सुबह आपको वहां ले जाएगा, इसलिए मुझे युवा स्वामी से आवश्यक तैयारियां करने के लिए कहना होगा। जुआन निराश हो गई। लेकिन मैं अभी तक अपनी चोटों से उबर नहीं पाई हूँ। उफ, बहुत दर्द हो रहा है। मजाक कर रही हो क्या? मुझे अभी बहुत काम करना है। पढ़ाई में अपना समय कैसे बर्बाद करूं? होंगझोंग ने बेपरवाही से बात जारी रखते हुए कहा, युवा स्वामी, आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है। एक घायल व्यक्ति पूरे दिन खेलने के लिए बाहर नहीं जाएगा। इस मामले पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह कोई आपको अकादमी तक ले जाएगा। जुआन उस बूढ़े आदमी की जानकारी देखकर हैरान रह गया। तभी उसने देखा कि चेन शॉपिंग बटलर के पीछे खड़ा है, आंखें इधर उधर घुमा रहा है, उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा। उसका गुस्सा भड़क उठा, मानो भट्टी की आग भड़क उठी हो। उस आदमी ने वादा किया था कि वह इसे गुप्त रखेगा, फिर भी उसने एक दिन से भी कम समय में मेरी पोल खोल दी। होंगझोंग ने जुआन को कुछ और मामलों में निर्देश दिए और वहां से चले गए, जिससे जुआन और चेन शॉपिंग एक दूसरे को देखते रह गए। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम रहस्यों को बोतल में कॉक की तरह छिपा कर रखते हो? जुआन ने अपनी मुठ्ठियां इतनी कसकर भींची कि उसकी उंगलियों के जोड़ चरमरा गए। चेन शॉपिंग दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनकी पीठ सहलाने लगा। चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसने समझाया, नौकर मालिक की चोटों का हालचाल पूछने आया था, लेकिन मालिक वहां नहीं थे। उसने मुझे पकड़ लिया और मुझसे पूछताछ शुरू कर दी। मैं क्या कर सकता था? मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो।
जुआन ने ठंडे लहजे में उपहास करते हुए कहा, लेकिन तुमने पहले मुझसे क्या वादा किया था? चेंग शॉपिंग ने तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा, युवा स्वामी, मैंने आपको दिव्य चिकित्सक जी के पास अपनी चोटों की जांच कराने जाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। चाहे उन्होंने मुझे कितना भी धमकाया या रिश्वत दी हो, मैं बिल्कुल भी नहीं झुका। जुआन इतना क्रोधित हुआ कि वह लगभग जोर से हंस पड़ा। तो मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? आहा, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। चेंग शॉपिंग ने शर्माते हुए अपनी उंगलियों से खेलते हुए जवाब दिया। लेकिन अगर आप सच में मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जुआन ने चेंग शॉपिंग के सिर के पीछे एक थप्पड़ मारा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ? चेंग शॉपिंग ने सिर पर बंधी दोनों चोटियों को गिरने से बचाने के लिए झट से संभाला। गुस्से से भरे स्वर में उसने शिकायत की, मालिक जी, क्या आप मेरे सिर पर चोट नहीं मार सकते? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हेयर स्टाइल बनाना बेहद मुश्किल है। मुझसे इस लहजे में बात मत करो। जुआन घृणा से कांप उठा। अरे हाँ, मेरी पत्नी कहाँ गई? मैं पूरे दिन से बाहर हूँ, पता नहीं वो मुझे याद करती होगी या नहीं। कौन सी पत्नी? चेंग शॉपिंग ने हैरानी से अपनी आंखें झपकाईं। जुआन का मन कर रहा था कि उसे लात मार दे। एक पल बीता और चेंग शॉपिंग को बात समझ में आ गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, आप प्रथम मालकिन की बात कर रहे हैं। वह आज सुबह पेई परिवार की छोटी मालकिन के साथ बाहर गई थी। जब वह लौटी तो उन्हें पता चला कि पारिवारिक व्यवसाय में कोई समस्या आ गई है, इसलिए वह उसे सुझाने के लिए निकल पड़ी। प्रथम मालकिन आजकल बहुत मेहनत कर रही हैं। वह अकेले ही चू परिवार के आधे व्यवसाय को संभालती हैं और उन्हें बहुत सी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर वह पुरुष होती तो कितना आसान होता। जुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम मार खाना चाहती हो? अगर वो लड़का होता तो मैं यहाँ क्यों होती? युवा स्वामी, मेरा मतलब वो नहीं था। चेंग शॉपिंग ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए विनम्रतापूर्वक जुआन के लिए एक कप चाय डालते हुए विरोध किया। जुआन के मन में चेंग शॉपिंग को पीटने की तीव्र इच्छा अभी भी बनी हुई थी। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसे चू झोंगटियन के सेवक के पद से हटाकर रसोई में काम करने के लिए क्यों भेजा गया था। अच्छा, मिस पेई के साथ क्या बात है? उसे आज भी याद था कि कैसे उस औरत ने अपने पैतृक महल में महज कुछ शब्दों से उसकी जान लेते लेते बची थी, लेकिन फिर भी किसी कारणवश उसे उससे नफरत करना मुश्किल लग रहा था। ऐसा नहीं था कि वह उसे माफ कर देता था, बल्कि उसकी छाती हद से ज्यादा चौड़ी थी। ओह, छोटे मालिक, आप तो बड़े शरारती हैं। क्या आप प्रथम मालकिन की सहेली पर लट्टू हैं? चेंग शॉपिंग ने जुआन को एक शरारती नजर से देखते हुए जानबूझकर अपनी आवाज को थोड़ा खींचकर कहा। खैर, मिस पेई वाकई बहुत आकर्षक हैं। जब वह पहले आई थी तो हमारे महल में कोई भी पुरुष उनसे नजरें नहीं हटा पाया था। छोटे मालिक, मैं आपका समर्थन करता हूँ। जुआन बेहद गुस्से में थी। ये सचमुच एक चमत्कार है कि चू वंश ने तुम्हें राजमहल में नपुंसक के रूप में सेवा करने के लिए नहीं भेजा। चेंग शॉपिंग की मुस्कान एक फीकी सी हंसी में बदल गई। युवा मालिक, मुझे डराओ मत। जुआन को उस पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें किसने पूछा कि वह सुंदर है या नहीं? मुझे तो उसके बारे में जानकारी चाहिए। अफवाहों के मुताबिक मिस पेई ईस्ट रिवर के पेई कबीले से हैं। यह एक विशाल कबीला है जिसकी विरासत 1000 साल से भी अधिक पुरानी है और जिसका इतिहास हमारे चू कबीले से भी कहीं अधिक पुराना है। उनके हमारी प्रथम मिस के साथ अच्छे संबंध हैं और ऐसा लगता है कि वह ब्राइटन मून अकादमी में अध्ययन करने आई हैं, चेंग शॉपिंग ने बताया। जुआन को जिज्ञासा हुई, क्या वह भी यहाँ पढ़ने आई है? चू कबीले की निजी अकादमी बाहरी लोगों को भी दाखिला देती है। उसने सोचा कि चू चुयान के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बिल्कुल, हमारी ब्राइटन मून अकादमी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। अन्य कमांडरी के लोग अक्सर यहाँ शिक्षा प्राप्त करने की आशा में आते हैं, चेंग शॉपिंग ने गर्व से कहा। जुआन को समझ नहीं आ रहा था कि चेंग शॉपिंग उस अकादमी पर इतना गर्व क्यों कर रहा है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ब्राइटन मून अकादमी की प्रसिद्धि देखकर वह काफी हैरान था। ऐसा लग रहा था कि उसके ससुर काफी घमंडी इंसान है। हालांकि अभी यह महत्वपूर्ण नहीं था। उसे सबसे पहले दिव्य चिकित्सक जी द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना था। धिक्कार है, वह जी डेंटू सचमुच एक नंबर का विकृत व्यक्ति है। जुआन ने मन ही मन उसे एक बार फिर कोसा और फिर पूछा, क्या तुम यू यानलुओ को जानते हो? यू यानलुओ? चेंग शॉपिंग की आंखें चमक उठी। बेशक, वो उन दिनों राजधानी की नंबर 1 खूबसूरत हसीना हुआ करती थी। तुम्हें पता नहीं कितने मर्द उसे अपना सपनों का प्रेमी मानते थे। एक सहपाठी होने के नाते तुम बहुत ज्यादा जानते हो। जुआन ने चेंग शॉपिंग को संदेह भरी निगाहों से देखा। चेंग शॉपिंग ने संदेह भरी निगाहों से चारों ओर देखा और फिर जुआन के करीब झुकते हुए कहा, युवा स्वामी, मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। स्वामी जी कभी यू यानलुओ के चाहने वालों में से एक थे, लेकिन अंत में वे असफल रहे। ये जानकर जुआन दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यू यानलुओ और चू झोंगतियान के बीच ऐसा रिश्ता होगा। घाटी में पहले मिली वह खूबसूरत महिला देखने में ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी, फिर भी वह चू झोंगतियान की ही पीढ़ी की थी। जब भी इस बात का जिक्र होता है मैं दम भड़क उठती हैं। कई बार तो मालिक के कान नोचने की नौबत आ गई थी। चेंग शॉपिंग ने अपनी हंसी रोकने के लिए दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। जुआन ने आंखें घुमाई। उसका सिद्धांत पूरी तरह से सिद्ध हो चुका था। उसके ससुर ने चेंग शॉपिंग को रसोई में भेजकर बड़ी दया दिखाई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अंततः उसे उसका अध्ययन साथी बना दिया गया। इतनी जुबान चलाने वाले को जागीर में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। युवा स्वामी, मैंने ये बात सिर्फ आपको बताई है, आप इसके बारे में किसी और को मत बताना। चेंग शॉपिंग ने अपनी चेतावनी दोहराई। ये शब्द सुनकर जुआन ने ठंडी मुस्कान के साथ उपहास किया। उसे पूरा यकीन था कि ये बात पूरे जागीर में सबको पता होगी। यू यानलुओ ब्राइटन मून शहर में कहाँ रहती है? जुआन ने पूछा। उसे उससे मिलने का मौका ढूंढना ही था। भले ही जी डेंटू का काम ना हो, उसे कम से कम उसे बचाने के बदले में अपना मुआवजा तो लेना ही चाहिए। वह ब्राइटन मून सिटी में नहीं रहती, चेंग शॉपिंग ने हैरानी से जवाब दिया। उसने क्लाउड मिडस्ट ड्यूक से शादी की है, इसलिए उसे क्लाउड मिडस्ट कमांडरी में रहना चाहिए। क्या? जुआन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। क्या ये कोई धोखा है? क्या मुझे खाली चेक दे दिया गया है? हालांकि उनका कबीला की पत्थरों का व्यापार करता है और उनकी शाखाएं सभी प्रमुख शहरों में हैं। ब्राइटन मून सिटी में भी उनकी एक शाखा है। शायद वह किसी दिन निरीक्षण के लिए आ सकती है, चेंग शॉपिंग ने आगे कहा।
जुआन ने अपनी रुकी हुई सांस छोड़ी। अगर वह सही था तो युयान वो अगले कुछ दिनों तक ब्राइटन मून सिटी में ही रहेगी, जिसका मतलब था कि उसके पास अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ समय था। चेन शॉपिंग को विदा करने से पहले उन्होंने कुछ और सवाल पूछे। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई और नहीं है, उसने अपना कीबोर्ड निकाला और अपने रेज पॉइंट्स की जांच की। पिछली बार सभी मैरो क्लींजिंग पिल्स निकालने के बाद उसके पास 3000 रेज पॉइंट्स बचे थे। उसके बाद उसने यू कबीले के गार्डों और ब्लैकविंड स्टॉकेट से काफी पॉइंट्स अर्जित किए थे। कुल मिलाकर वर्तमान रेज पॉइंट्स 22,269। वाह, मैं तो मालामाल हो गया। खुद को एक उद्योगपति जैसा महसूस करते हुए जुआन ने तुरंत लॉटरी निकालना शुरू कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, पहला संदेश था, खेलने के लिए धन्यवाद। सिंगल कोट, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं। जुआन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और लॉटरी निकालना जारी रखा। खेलने के लिए धन्यवाद, खेलने के लिए धन्यवाद। 13वीं कोशिश के बाद ही आखिरकार लाइट 4 कुंजी पर रुकी। जुआन ने राहत की सांस ली। उसने खुद को याद दिलाया कि यह धैर्य और लगन का ही फल है। प्रकाश का निशान एक नई कुंजी पर रुका देखकर उसने गौर से देखा। उसके सामने एक फल था जो अंदर से सुनहरे रंग में चमक रहा था। कीबोर्ड ने संक्षिप्त रूप से ये जानकारी दी कि फ्रूट ये साधक की क्षमता को बढ़ाता है। जुआन को अपने पिछले जीवन में खेलों का बहुत अनुभव था, जिससे उसे इस फल के उद्देश्य की तुरंत समझ आ गई। यह अनुभव बढ़ाने वाला एक साधारण खाद्य पदार्थ था। इतना अच्छा फल उसे तुरंत पेट में डाल देना चाहिए ताकि उसका मन शांत हो सके। जुआन ने झटपट उसे निकाला और एक टुकड़ा खाया। हैरानी की बात यह थी कि रस नहीं फैला। इसके बजाय फल उसके मुंह में जाते ही पिघल गया और ऊर्जा की एक धारा तेजी से उसके शरीर में फैल गई। ऐसा लगा मानो ऊर्जा की यह धारा किसी अज्ञात शक्ति द्वारा खींची जा रही हो और सीधे उसकी त्वचा के नीचे स्थित चौथी संरचना की ओर बढ़ रही हो। चौथी संरचना पिछली 3 संरचनाओं से कहीं अधिक बड़ी थी कि ऊर्जा की धारा पूरी तरह से संरचना में समाहित हो जाने के बाद भी ये केवल एक तिहाई भरी हुई थी। बस इतना ही। जुआन नतीजों से असंतुष्ट था। इतना भयानक लगने के बावजूद इसका असर उसे मिली मार से कहीं कम था। वह अपनी झुंझलाहट को रोक नहीं पाया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी साधना का स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका कोड़े खाना ही हो, है ना? ये तो सरासर गलत होगा। अध्याय 30, नरक का गड्ढा। जुआन की फल के प्रभावों से असंतुष्टि का कारण साधना के बारे में उसका अपर्याप्त ज्ञान था। इस दुनिया में साधारण साधकों को अपनी साधना को एक कदम बढ़ाने में महीनों या यहाँ तक कि वर्षों लग जाते थे। यहाँ तक कि प्लम ब्लॉसम 12 ने भी अपने स्तर तक पहुंचने के लिए 2 दशकों से अधिक समय तक लगन से अभ्यास किया था, लेकिन जुआन ने रातों रात उसकी बराबरी कर ली। जुआन जिस गति से अपनी साधना को बढ़ा रहा था, उसे देखकर दुनिया में कोई भी चकित रह जाता। इसके अलावा फीनिक्स निर्वाण स्क्रॉल, जिसने कीबोर्ड को सक्रिय किया था, कोई साधारण वस्तु नहीं थी। ये साधक को हानि सहकर अपनी साधना को बढ़ाने का अपरंपरागत तरीका प्रदान करता था और इसके प्रभाव अधिकांश साधना तकनीकों से कहीं अधिक थे। जुआन के पास साधना स्तर बढ़ाने का कोई व्यवहारिक संदर्भ नहीं था, इसलिए वह की फल के अद्भुत प्रभावों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। जुआन ने लॉटरी जीतना जारी रखा और उसे एक और की फ्रूट मिल गया। अंत में उसने अपने 22,200 रेज पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कुल 16 की फ्रूट्स प्राप्त किए। क्या अब से मुझे बस यही मिल पाएगा? जुआन ने तिरस्कार भरे स्वर में बुदबुदाया। उसने जल्दी से हिसाब लगाया कि उसे लगभग हर 14 बार की फ्रूट निकालने पर एक की फ्रूट मिलता था। वह सोच रहा था कि इनाम जीतने की संभावना 10 में से 1 है या 20 में से 1। अगर यह 1 थी तो वह सचमुच बेहद बदकिस्मत था। अगर यह 20 थी तो उसकी किस्मत फिर भी ठीक ठाक लग रही थी। मेरी खूबसूरती को देखते हुए ये दूसरा वाला ही होना चाहिए। जुआन ने एक एक करके की फल निगल लिए। चौथे फॉर्मेशन को भरने में कुल 3 की फल लगे, 5वें फॉर्मेशन को भरने में 5 की फल लगे और छठे फॉर्मेशन को पूरा करने में 8 की फल लगे। इससे उसके पास मौजूद की फल खत्म हो गए। जुआन ने गौर किया कि उसकी संरचनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक की फलों की संख्या उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। जरा रुके, क्या ये फिबोनाची अनुक्रम नहीं है? एक कुशल कीबोर्ड योद्धा होने के नाते उसे हर तरह के जटिल शब्दों से परिचित होना पड़ता था ताकि इंटरनेट फोरमों में घूमते समय वह श्रेष्ठ बुद्धि का प्रदर्शन कर सके। वह जानता था कि प्राकृतिक जगत की कई घटनाएं फिबोनाची अनुक्रम का पालन करती हैं। शंकुओं, अनानास, पेड़ों की पत्तियों की व्यवस्था, सूरजमुखी की पंखुड़ियों की संख्या, मधुमक्खी के छत्ते की संरचना, ड्रैगनफ्लाई के पंखों पर बने पैटर्न, सुनहरा आयत, सुनहरा अनुपात इत्यादि। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी बनाई ये आकृतियां भी स्वर्णिम अनुपात का पालन करेगी। क्या फिबोनाची अनुक्रम वास्तव में ब्रह्मांड का कोई गुप्त नियम था? जुआन को अपनी इस खोज से कोई खुशी नहीं हुई। वह जानता था कि फिबोनाची अनुक्रम में संख्याएं अनुक्रम के आगे बढ़ने के साथ साथ तेजी से बढ़ती जाती हैं। इसका मतलब यह था कि बाद के चरणों में उसे जितने की फलों की आवश्यकता होगी, वह खगोलीय स्तर तक पहुंच सकती है। वह उन मज्जा शुद्धिकरण गोलियों के लिए आभारी था जिनका उसने पहले सेवन किया था, जिससे उसकी प्रतिभा में वृद्धि हुई थी। यदि उसे केवल की फलों पर ही निर्भर रहना पड़ता तो उसका विनाश निश्चित था। जल्दी से हिसाब लगाने के बाद उसने पाया कि विलाप कोड़े के प्रहार से उसकी साधना में जो वृद्धि हुई थी, वह की फल खाने से होने वाली वृद्धि की दर से कहीं अधिक थी। ये तब भी सच था जब उसकी प्रतिभा उस समय केवल निचले डिंग वर्ग की थी। अंततः ऐसा प्रतीत हुआ कि मार खाना कहीं अधिक विश्वसनीय तरीका था। लेकिन फिर भी वह हर दिन महिलाओं को ढूंढकर उनसे पिटने की कोशिश तो नहीं कर सकता, है ना? एक गहरी सांस लेते हुए जुआन ने पानी पीने के लिए एक प्याला उठाया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने प्याला पकड़ा, वह टूट गया। वह कुछ पल के लिए अवाक रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि यह उसकी शक्ति में अचानक हुई वृद्धि का परिणाम था। जिज्ञासावश उन्होंने अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कुछ और प्रयोग किए। इससे उन्हें अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के साथ धीरे धीरे तालमेल बिठाने में मदद मिली। जब वह द्वितीय श्रेणी के तीसरे पायदान पर था, तब उसकी शक्ति लगभग 4 वयस्क पुरुषों के बराबर थी। अब जब वह द्वितीय श्रेणी के छठे पायदान पर था, तब उसकी शक्ति 20 वयस्क पुरुषों के बराबर थी। इससे उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने एक कागज निकाला और उस पर कुछ मोटे मोटे हिसाब किताब कर लिए। जब उन्होंने आखिरकार अपना ब्रश नीचे रखा, तो उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। ये सचमुच फिबोनाची अनुक्रम का पालन करता है। अगर मैं इस बिंदु तक अनुक्रम में सभी संख्याओं को जोड़ूं, तो ये 20 के बराबर होता है। तुम क्या कर रहे हो? दरवाजे से एक भयावह आवाज आई। जुआन ने ऊपर देखा तो उसे अपने कमरे के प्रवेश द्वार पर बूढ़ा मी खड़ा दिखाई दिया। उसकी त्वचा अब भी संतरे के सूखे छिलके जैसी लग रही थी और वह इतना दुबला पतला था कि हवा का हल्का सा झोंका भी उसे उड़ा ले जाएगा।
तुम यहाँ हो। उसकी बाहरी दिखावट के बावजूद जुआन उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि इस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति से पंगा लेना खतरनाक होगा। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी कि वह खतरनाक है? क्या इसलिए कि वह बदसूरत दिखता है? जुआन ने उन विचारों को जबान से नहीं कहा। कीबोर्ड पर सक्रिय रहने वाले योद्धा को भी क्रोध अंक अर्जित करने से ज्यादा अपनी जान की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ती है। लगता है तुम और भी ताकतवर हो गए हो। ओल्मी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। इतनी जल्दी उसने एक और सफलता हासिल कर ली। लगता है फीनिक्स निर्वाण सूत्र वाकई बहुत शक्तिशाली है। आज सुबह जब मैं बाहर गया था तो कुछ लोगों से मेरी लड़ाई हो गई थी। जुआन ने पूरी ईमानदारी दिखाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। एक बार मुझे मारने की कोशिश करो। बूढ़े मी को जुआन पर शक करने का कोई कारण नहीं था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसने मान लिया था कि जुआन के पास अपनी साधना को बढ़ाने का कोई और साधन नहीं है। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। हालांकि ओल्मी शायद इस काम में माहिर थी, लेकिन जुआन इतने कमजोर दिखने वाले बूढ़े आदमी को मारने से हिचकिचा रही थी। अगर कुछ गलत हो गया तो बहुत बुरा होगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी पूरी ताकत मुझ पर लगाओ। तुम अभी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, ओल्मी ने कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें मारता हूँ। जुआन के मन में भी ओल्मी के जैसे ही विचार आ रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और ओल्मी की छाती पर एक मुक्का मारा। अपनी पूरी ताकत लगाने के बजाय उसने अपनी शक्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही लगाया। एक कीबोर्ड योद्धा होने के नाते अपने सारे पत्ते खोलना उचित नहीं है। गुमनामी के पर्दे के पीछे छिपना। पुई पुई पुई, मेरा मतलब है अंत तक जीवित रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह उनके एक और सिद्धांत का परीक्षण करने का एक अच्छा मौका था। ओल्मी ने कांपते हुए हाथ से जुआन के वार को आसानी से रोक दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम पहले ही दूसरे रैंक के चौथे चरण तक पहुंच चुकी हो। सचमुच, जुआन ने हैरानी से कहा। जैसा मैंने सोचा था, मेरी साधना का स्तर आंखों से देखकर दूसरों के लिए जानना बहुत मुश्किल है। पिछली बार की तरह ही वह मेरी साधना का स्तर तभी जान पाया जब उसने मेरा मुक्का देखा। फिर भी एक कुशल साधक के लिए यह अनुमान लगाना संभव था कि एक कमजोर साधक किस स्तर का है। तुम्हारी साधना की गति को देखते हुए भविष्य में तुम्हारा मास्टर स्तर तक पहुंच जाना पूरी तरह असंभव नहीं है। बूढ़े मी की आंखें खुशी से भर उठी। उन्होंने सोचा था कि जुआन में प्रतिभा नहीं है, लेकिन किसने सोचा था कि वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली प्रतिभा है। उसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओल्मी मन ही मन मुस्कुराया। मैंने सुना है कि तुम कल ब्राइटन मून अकादमी जा रहे हो। हाँ बिल्कुल, जुआन ने परेशान चेहरे से जवाब दिया। वहाँ चू वंश की शाखाओं से भी कई रिश्तेदार और चचेरे भाई बहन मौजूद होंगे। चू वंश के दामाद के रूप में उसकी पहचान से उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। कम से कम उपन्यासों में तो कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है। उसके मन में सबसे पहले आने वाली परेशानी की चिंता नहीं थी, बल्कि समय की बर्बादी की चिंता थी। इस समय उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। जब तुम अकादमी पहुंच जाओ तो वे होंगे नाम के एक बच्चे को ढूंढना। चाहे जैसे भी करना पड़े, उससे अच्छे संबंध बनाना। सबसे अच्छा होगा अगर तुम उससे दोस्ती कर लो, ओल्मी ने धीरे से कहा। वे होंगे, जुआन ने नाम दोहराया। वह कौन है? क्या वह तुम्हारा चचेरा भाई है? उसके करीब आने के पीछे क्या वजह है? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, मेरी पहचान किसी और को मत बताना, बूढ़े मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनके मुरझाए चेहरे पर वह मुस्कान अजीब सी डरावनी लग रही थी। मैंने तुम्हें एक गुप्त कला सिखाई है, तो तुमसे ऐसी उम्मीद करना कोई बड़ी बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो, मैं उससे करीब आने की पूरी कोशिश करूंगा। जुआन ने पूरी ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मन ही मन वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि एक बाहरी व्यक्ति चू कबीले की निजी अकादमी में कैसे दाखिला ले सकता है। क्या वह भी मेरी तरह जबरन भर्ती किया गया दामाद है? ठीक है, अब तुम आराम करो। बूढ़े मी ने उसके कंधे पर थपथपाया और लड़खड़ाते हुए चला गया। ओल्मी को विदा करने के बाद जुआन रात को सोने चला गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने युयानिलुओ का ददो प्राप्त करने की योजना बनाने की कोशिश की और इतना दिमाग खपाया कि उसके सिर पर गंजापन आने का आभास हो गया। लेकिन उसे कोई कारगर योजना सूझी नहीं। वह धीरे धीरे सो गया और दिव्य चिकित्सक जी को कोसने लगा। अगली सुबह चेंग शॉपिंग ने उसे जगाया और उसके लिए नाश्ता लेकर आया। अपना खाना परोसे जाने का तरीका देखकर जुआन की चेंग शॉपिंग के प्रति झुंझलाहट कुछ कम हो गई। एक ऐसा साथी पाकर अच्छा लगा जो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता हो। खाना खत्म करने के बाद वह चेंग शॉपिंग को घसीटते हुए ब्राइटन मून अकादमी ले गया। चूंकि यह उसके ससुर का आदेश था, इसलिए उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे बाद में चुपके से निकलने का मौका ढूंढना होगा। हम चू एस्टेट क्यों छोड़ रहे हैं? ब्राइटन मून अकादमी शहर के पूर्व में स्थित है। ओह, जुआन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि चू कबीले की निजी अकादमी जागीर से इतनी दूर क्यों स्थित थी। भव्य इमारतों के समूह के सामने खड़े होकर वह दंग रह गया। प्रवेश द्वार ऊंचा और भव्य था और उसके ऊपर ब्राइट मून अकादमी लिखा हुआ एक पट्टिका लटकी हुई थी। हर शब्द में मानो तलवार की ऊर्जा समाई हुई थी, जिससे वे और भी तीखे लग रहे थे। छात्रावास और अन्य विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली इमारतें दूर दूर तक फैली हुई थी। वह अपने आधुनिक परिवेश में विश्वविद्यालय में पढ़ने के दिनों में खो गया। फर्क सिर्फ इतना था कि यह ब्राइटन मून अकादमी निस्संदेह उन सभी विश्वविद्यालयों से कहीं अधिक विशाल थी जिन्हें वह जानता था। क्या चू कबीले की निजी अकादमी इतनी बड़ी है? जुआन ने हैरानी से पूछा। कौन सी निजी अकादमी? चेंग शॉपिंग ने हैरानी से पूछा। क्या ब्राइटन मून अकादमी ब्राइटन मून ड्यूक द्वारा निर्मित एक निजी अकादमी नहीं है? जुआन को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि शायद उसका विचार गलत था। युवा स्वामी, बकवास मत करो, कहीं ऐसा न हो कि स्वामी पर विपत्ति आ जाए। चेंग शॉपिंग का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसने झट से जुआन को एक तरफ खींच लिया। ब्राइट मून अकादमी 9 मंत्रियों के मुखिया समारोह मंत्री के सीधे अधीन है। ये शाही दरबार में भविष्य की सेवा के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का केंद्र है। ऐसा प्रतीत होता था कि इस दुनिया में 3 लॉर्ड्स और 9 मंत्रियों से लेकर सामान्य शिक्षकों और कर अधिकारियों तक सभी आधिकारिक पदों पर किसानों का एकाधिकार था। कुलीन वर्ग को आधिकारिक पदों पर आसीन होने से रोकने के लिए आखिरकार प्रतिष्ठित परिवारों को प्रतिभावान लोगों को तैयार करने में स्वाभाविक लाभ प्राप्त था। सम्राट ने पूरे देश में अकादमियों के निर्माण का आदेश दिया ताकि बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के विचार को बढ़ावा दिया जा सके। इन अकादमियों में आम नागरिकों को भी प्रवेश की अनुमति थी।
सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को 3 स्तरीय परीक्षाओं अर्थात प्रीफेक्चरल परीक्षा, कैपिटल परीक्षा और इंपीरियल परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए काउंटी स्तरीय कल्टीवेटर अकादमी में अध्ययन करना पड़ता था। नाम जुआन को उसकी पिछली दुनिया से याद आने वाले नामों से मिलते जुलते थे, लेकिन जिन विषयों की परीक्षा ली जा रही थी वे बिल्कुल अलग थे। जहां उसकी अपनी दुनिया में 4 ग्रंथों और 5 क्लासिक्स का ज्ञान आवश्यक था, वहीं इस दुनिया में साधना का ज्ञान होना जरूरी था। सामान्य परीक्षाएं पहले प्रमुख शहरों में स्थित काउंटी स्तरीय अकादमियों में आयोजित की जाएंगी, जैसे कि ब्राइटन मून अकादमी। उत्कृष्ट उम्मीदवारों का चयन करके उन्हें प्रांतीय जनरलों के नेतृत्व वाले प्रशासनिक केंद्रों में भेजा जाता था, जहां वे प्रांतीय परीक्षा में भाग लेते थे और उस प्रांत के सभी जिलों के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। प्रांतीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी बनने के योग्य होते थे, लेकिन उन्हें निचले स्तर के पदों तक ही सीमित रखा जाता था। अधिकांश ने राजधानी में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में भाग लेने के लिए आगे बढ़ने का विकल्प चुना। वहां विभिन्न प्रांतों के प्रतिभाशाली व्यक्ति राजधानी विद्वान की उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो लोग कैपिटल स्कॉलर्स बनते थे, वे स्वयं सम्राट द्वारा आयोजित शाही परीक्षा में भाग लेते थे। शाही परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने से उच्च पद प्राप्त करने की गारंटी मिलती थी। इसके अलावा कैपिटल स्कॉलर्स को स्वयं सम्राट से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता था, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली साधक थे। उनकी एक सलाह भी वर्षों की साधना के बराबर होती थी। बेशक यह रास्ता केवल सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए ही खुला था। अधिकांश उम्मीदवार काउंटी स्तर की सामान्य परीक्षाओं में ही बाहर हो जाते थे। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वे कड़ी मेहनत करके अगले वर्ष परीक्षा दें, या फिर किसी अकादमिक पद का चुनाव करें जहां उन्हें किसी अधिकारी के अधीन काम करना होता। अधिकांश अधिकारी साधक थे जो अपनी साधना को आगे बढ़ाने में ही सबसे अधिक रुचि रखते थे और प्रशासनिक मामलों को स्वयं संभालने में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। इसलिए वे इन कार्यों को संभालने के लिए सलाहकारों और अधीनस्थों को नियुक्त करते थे। ये सलाहकार और अधीनस्थ कर्मचारी आमतौर पर वे लोग होते थे जो काउंटी स्तर की सामान्य परीक्षाओं में असफल हो गए थे या जिनमें संस्कृत सीखने की कोई प्रतिभा ही नहीं थी। ऐसे पदों को काफी उपयुक्त माना जाता था। स्पष्टतः चू जोंगटियन का इरादा था कि ब्राइटन मून अकादमी में प्रवेश करने के बाद जुआन इसी मार्ग पर चले। साधना के अलावा अकादमी अपने छात्रों को कानून, अर्थशास्त्र आदि जैसे अन्य विषयों का भी आवश्यक ज्ञान प्रदान करती थी। युवा स्वामी, वहां ख्यालों में खोए रहना बंद करो और अंदर जाओ, चेन शॉपिंग ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। जब तक तुम अकादमी से छुट्टी नहीं पा लेते, मैं प्रवेश द्वार पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जुआन ने अपनी आंखें घुमाई। धिक्कार है, पिछले जन्म में पढ़ाई पूरी करना मेरे लिए आसान नहीं था और इस दुनिया में आते ही मुझे फिर से पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं किस तरह के नरक में फंस गया हूँ।